राहुल के स्टेज पर पहुंचते ही लोगों में शोर बढ़ने लगा। सब लोग राहुल राहुल चिल्लाने लगे। राहुल ने बोलना शुरू किया, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। वैसे तो मैंने आज के गाने के लिए कुछ और सोचा था, पर जब मैं मेले में आया तो मुझे मेरे बचपन की याद आ गई कि कैसे मैं और मेरे कजन इस मेले में घूमा करते थे। हमें ये मेला मेरे पापा दिखाने लाते थे। ये मेला बहुत पुराने समय से लगता आ रहा है और खास बात यह है कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आज मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ वो इस राखी मेले और मेरे बचपन की यादों का मिला जुला गाना है। राहुल ने इमोशनल होकर कहा। मिली ने ब्राउन कलर के बूट्स पहने हुए थे। उसने पिंक कलर का हैट पहना हुआ था और सफेद रंग का कोट। उसके बाल पीछे ढीले बंधे हुए थे। वो तो मानो एक सुंदर पेंटिंग की तरह लग रही थी। सोना मिली के साथ बैठी हुई थी। उसने पिंक टॉप और शॉर्ट्स पहने हुए थे। दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी और राहुल को चीयर करने के लिए तालियां बजा रही थी। ये गाना चलता रहा। हालांकि ये गाना काफी सिंपल था और लिरिक्स भी बहुत अपने से थे, पर इस गाने को सुनकर वहां खड़ी ऑडियंस ही नहीं बल्कि वहां के स्टॉल वाले लोग भी एंजॉय करने लगे। राहुल के गाने में मेले के खूबसूरत सीन को भी बताया गया। बड़ी स्क्रीन पर राहुल की तस्वीर दिख रही थी। गाना गाते हुए राहुल मिली और सोना को देखता है, जो कि सबसे आगे ही बैठी हुई थी। उसकी आंखों में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। मिली और सोना का चेहरा खुशी से भरा हुआ है। गाने के साथ साथ बचपन का सब कुछ राहुल के माइंड में रिवाइंड हो रहा था और एक के बाद एक सारी चीजें उसे दिखती जा रही थी। हालांकि जब से उसको मिली से प्यार हुआ है, सब कुछ काफी सुंदर और काफी अच्छा हो गया है। राहुल की जिंदगी में मिठास आ गई है, पर बचपन की बात ही कुछ और होती है। ऐसे में फिर कोरस पार्ट शुरू हुआ। धुन सेम थी, पर गाना उतना ही अच्छा और सुनने में उतना ही प्यारा और उतना ही स्वीट और अपना सा लग रहा था। ऑडियंस राहुल की सिंगिंग से काफी इंप्रेस हो गई थी। राहुल के गाने की वजह से सभी पेरेंट्स को लगा कि उन्हें अब अपने बच्चों को पुराने ट्रेडिशन सिखाने चाहिए। इस गाने की लिरिक्स काफी घरेलू हैं। बूढ़े बड़े बच्चे सभी इस बात को गहराई से समझ रहे थे। ये सिर्फ मेले की बातें नहीं कह रहा है, बल्कि ये अपने इमोशंस बता रहा है, जिससे सभी लोग बहुत कनेक्ट कर रहे थे। ये प्यारा गाना लोगों को बचपन की मस्ती और यादों की तरफ आकर्षित कर रहा था। ढेरों इमोशंस को संगीत में पिरोकर राहुल ने गाना गाना खत्म किया। पूरा मेला उस समय शांत हो गया है। सबके सब उस गाने में एकदम खो से गए थे। सब लोगों ने गाना शुरू किया। राहुल ने भी उनके साथ गाना शुरू कर दिया। सबके चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान है और बहुत सारी मिठास है। इस शांति में भी सब अपने अपने बचपन को वापस से जी रहे हैं। इस सीन को देखने के बाद राहुल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है। अंत में राहुल ने ऑडियंस की तरफ हाथ हिलाया और बोला, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये गाना पसंद आया होगा। मेरी तरह आपने भी इस मेले की मस्ती को महसूस किया होगा। जैसे ही राहुल की आवाज लोगों के कानों में जाती है, सारा का सारा वेन्यू तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता है। एक लहर सी उठी, एक ऐसी लहर जो कि समुद्र से निकलकर आसमान को छूते हुए वापस आकर समुद्र में मिल जाती है। सब बहुत खुश, बहुत ही ज्यादा खुश थे और बहुत ही तेज चिल्ला रहे थे, राहुल वी लव यू। ऑडियंस पागल हो गई थी और वो राहुल की जय जयकार लगा रही थी। सब लोग खुशी से कूद रहे थे, हंस रहे थे और राहुल का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। सब अपना प्यार राहुल के लिए मानो खुले में इजहार कर रहे थे। ये देखकर राहुल ऑडियंस की तरफ झुका और हाथ हिलाते हुए स्टेज से नीचे उतर आया। जैसे ही राहुल बैक स्टेज पहुंचा, वैसे ही सोना ने उसको फट से पकड़ लिया और छोटे से खरगोश की तरह राहुल ने भी वैसे ही सोना को अपनी गोदी में लिया ताकि वो गिर ना जाए। पापा अब बहुत अच्छा गाना गाते हैं, सोना ने राहुल के एक फैन की तरह बड़ी बड़ी आंखों से बोला। हालांकि उसको गाने का मतलब समझ में नहीं आया, पर फिर भी उसे समझ में ये आया कि ये गाना बहुत ही प्यारा है। राहुल ने सोना का सिर छुआ और उसकी बात सुन के प्यार से हंसा। राहुल भाई, क्या हम अभी घर के लिए निकलें? क्या हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? मनन ने कहा। तुमको अभी भी रुकना है यहाँ पर? राहुल ने पूछा। और वैसे ही सोना ने, जिसने राहुल का हाथ पकड़ा हुआ था, उसने कहा, पापा अभी एक अंकल ने बताया कि यहाँ अभी मेले में डांस परफॉर्मेंस भी होगी, उसके बाद गेम्स भी खेले जाएंगे, प्लीज हम वहां चल के खेलें। राहुल ने अपनी आंखें घुमाई। उसको लगा कि इस बात पर बात करना बेकार होगा, इसीलिए उसने बिना ज्यादा सोचे समझे हाँ बोला। राहुल ने कहा, ठीक है वरुण मनन, तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं थोड़ी देर में निकलूंगा। अरे नहीं राहुल भाई, हमें तो ऐसे मेले गाना बजाना बहुत पसंद है, हम तो रुकना चाहेंगे, मनन ने कहा। चलो घूमते हैं, मिली ने मुस्कुराकर बोला। हालांकि उसका भी राहुल जैसे ही घर जाने का मन तो था, पर उसके लिए सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है राहुल और सोना का साथ। उसके 25 साल की जिंदगी में
वो हमेशा अपने पेरेंट्स और अपने लिए ही जी है, पर वो आगे आने वाले सालों में अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। पर जहां सोना की बात आती है तो अब वो हमेशा उसका साथ देना चाहती है। ठीक है, अगर सब लोग इस बात पर हाँ कह रहे हैं तो चलो चलते हैं, राहुल ने कहा। राहुल के भाई और बहन भी उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए। भाई, आपने कमाल का गाना गाया, सपना ने कहा। हाँ भाई, ऐसा लग रहा था जैसे हम सब आपके साथ जी रहे हैं, सुनील अंकल के बेटे ने कहा। मैं तो बहुत छोटी थी तो मुझे याद ही नहीं है कि मैं इस मेले में आप लोगों के साथ आई भी थी या नहीं, पर हाँ, आज मैंने आपके गाने में सब कुछ फील किया, छोटी ने कहा। चलो भाई, अब घर चलते हैं, सपना ने कहा। यह सुन के सोना का मुंह बहुत उदास हो गया। तभी राहुल ने कहा, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ, सोना को अभी ये मेला और घूमना है। बेटी के आगे उसके छोटे भाई बहनों की बात उसके लिए बेकार थी। सोना खुशी से उछल पड़ी। आप लोग भी रुकिए ना, यहाँ डांस और गेम होने वाले हैं, हमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अगर सोना चाहती है तो हम सब रुकते हैं, सपना ने कहा। देखो वहाँ कितना सुंदर सेटअप है, वहाँ कुछ डांसर लड़कियां आएंगी और बहुत अच्छा डांस करेंगी, सपना ने सोना से कहा। आपको पता है सोना, वो लड़कियां आग पर भी डांस करने वाली हैं और वो बहुत सारी मटकी अपने सिर पर रखकर भी डांस करेंगी, राहुल ने कहा। मैंने इतने सालों में कभी भी ऐसा डांस नहीं देखा है, क्या उनके पैर नहीं चलते? सोना ने कहा। नहीं बेटा, उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है, तुम्हें पता है वो डांसर नुकीली कील पर भी डांस करते हैं, मनन ने कहा। क्या सच में? आप लोग मुझे बुद्धू तो नहीं बना रहे हो ना? मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है, मैंने कभी ऐसा डांस नहीं देखा है, सोना ने कहा। सब लोग सोना को मेले में घुमाने लगते हैं। मिली और राहुल परिवार के साथ सोना को देखकर बहुत खुश हैं। दरअसल सोना ने हमेशा वही किया है जो मिली या फिर मिली के माँ बाप करते थे। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि मिली कहाँ रहती है, पर वहां पर ऐसे मेले नहीं होते हैं और ना ही उसके शहर में ये सब अलाउड है। ये पहली बार था जब सोना अपनी जिंदगी में ऐसे डांस और लाउड म्यूजिक देख रही थी। सोना और बाकी सब राहुल के बगल में खड़े होकर डांस देख रहे थे। मिली ने भी ऐसा डांस कभी नहीं देखा था। एकदम से राहुल मिली की तरफ मुड़कर देखता है कि सोना और मिली दोनों ही डांस देखकर कूद रही हैं। मिली की आंखों में काफी खुशी दिख रही थी। तभी मिली भी राहुल की तरफ मुड़कर देखने लगी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। हालांकि उन्होंने एक दूसरे को कुछ नहीं बोला, पर उनके चेहरे की मुस्कान उन दोनों के दिल का हाल बता रही थी। राहुल को अपनों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब बस उसे जो करना था वो था इंतजार। हल्की बारिश का खूबसूरत दिन था, हवा काफी फ्रेश थी, मौसम भी अच्छा था। राहुल भी एक अलग मूड में था। वो अपने गार्डन के बैकयार्ड में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वरुण और मनन आए। अभी राहुल वरुण और मनन को बेसिक प्रैक्टिस करवा ही रहा था कि तभी राहुल का फोन अचानक से बजा। उसने फोन बाहर निकाला और देखा कि जो कॉल आ रहा था वो एक ऐसे नंबर से आ रहा था जिसके बारे में उसे पता नहीं था। हल्की टेंशन के साथ उसने फोन उठाया और बोला, हेलो जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? आप राहुल बोल रहे हैं, मैं अशोक वर्मा बोल रहा हूँ। एक अजीब सी आवाज दूसरी तरफ से फोन पर आई। राहुल एक सेकंड के लिए चौंक गया। उसको समझ ही नहीं आया कि अशोक वर्मा उसको क्यों कॉल कर रहे हैं। राहुल की चुप्पी सुनने के बाद अशोक वर्मा ने बोला, मिस्टर राहुल, क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने का? राहुल ने अपनी आंखें रिलैक्स की और बोला, तो मिस्टर अशोक बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। वैसे मुझे नहीं पता था कि मुझे आप कॉल करेंगे, क्या हुआ, कोई परेशानी? देखिए, मैं चाहूंगा कि आप अपने बयान वापस ले लें और मेरे बेटे को जाने दें, अशोक वर्मा ने कहा। बिना ज्यादा बकवास किए अशोक वर्मा सीधे पॉइंट पर आया और उसने बोला, मैं जानता हूं कि मैंने आपको पहले भी ऑफेंड किया है, लेकिन अगर आप मेरे बेटे को जाने देंगे तो मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं और जो भी आपका नुकसान हुआ है उसका भुगतान भरने को भी तैयार हूं। अशोक वर्मा जानता है कि राहुल अगर ठान लेगा तो उसके परिवार के साथ वो क्या क्या नहीं कर सकता है। राहुल ने जब से अपनी शुरुआत की है तब से ही वो करण वर्मा को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। हालांकि करण की भी ढेर सारी गलती होती है, पर एक पिता को अपने बच्चों की गलती कहाँ नजर आती है? अशोक वर्मा को लगता है कि सारी चीजें पैसे से सही की जा सकती हैं। उसका सिर्फ एक ही बेटा है जिसे एक हफ्ते पहले मिलिट्री ने पकड़ लिया था और जिसकी वजह से करण की मां एंजाइटी से मर रही है। तो इसीलिए अशोक वर्मा किसी भी हद तक जाने को तैयार है। राहुल इस बात पर हंसा और फिर उसे याद आया कि चुरू के रेस्टोरेंट में उस दिन क्या हुआ था। उसे लगा था कि मनन करण वर्मा को सिर्फ डरा रहा है और फिर थोड़ी देर में वो उसे छोड़ देगा, पर उन्होंने अभी तक उसे छोड़ा नहीं था। उसने एक नजर मनन की तरफ देखा जो कि अभी भी प्रैक्टिस कर रहा था। फिर राहुल ने कहा, देखिए, मुझे लगता है कि आपसे कोई गड़बड़ हो गई है।
मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ है और आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैं आपके बेटे को जाने दूं। इससे पहले कि राहुल अपनी बात खत्म कर पाता, अशोक वर्मा ने उसे बीच में ही काटा और बोला, मिस्टर राहुल, हम समझदार लोग हैं, हम फालतू की बातें नहीं करते। मुझे पता है कि उस दिन चुरू के होटल में क्या हुआ था। और राहुल, जहां तक आपकी रिस्पेक्ट की बात है तो मैं अभी के अभी मीडिया के सामने आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ और साथ ही साथ मैं आपको 10 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हूँ। इस बात पर आपका क्या कहना है? राहुल ने बोला, मुझे लगता है कि आप मुझे समझ नहीं पाए। देखिए, मैं ये बात मानता हूँ कि मैंने आपके बेटे को उस दिन होटल में देखा था, पर वो मैं नहीं था जिसने उसे अरेस्ट करवाया है, बल्कि वो कोई मिलिट्री में था, उसी ने उसको अरेस्ट किया है। और मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इन सब चीजों में पड़ सकूं। तो इस मामले में मैं काफी हेल्पलेस हूं। क्या राहुल अशोक वर्मा की हेल्प करेगा? क्या अशोक को एक बड़ी सक्सेस मिलेगी? क्या राहुल करण वर्मा को निकालने में हेल्प करेगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल, तुम्हारा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। साफ साफ समझ आ रहा था कि अशोक वर्मा अपने गुस्से को दबाते हुए कह रहा है, जब मैं ये पता लगा सकता हूँ कि वो चुरू के पुराने रेस्टोरेंट में गए थे, तो क्या मुझे ये मालूम नहीं पड़ सकता कि वो लोग अभी कहाँ पर हैं? मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कि उनका तुम्हारे साथ कितना अच्छा रिश्ता है, लेकिन अब उन्हें मेरे बच्चे को जाने देना चाहिए। क्या अशोक वर्मा ने मेरे पूरे खानदान का पता लगा लिया है? राहुल के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए और उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। फिर उसने कहा, मिस्टर अशोक, क्या आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि आप मेरी फैमिली के बारे में कभी भी कुछ भी पता कर सकते हैं? अगर ऐसी बात है तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना जान लें कि आपका बेटा सही वक्त पर सुरक्षित पहुंच जाएगा। ये कहते हुए राहुल ने अशोक वर्मा को कुछ कहने का मौका ना देते हुए फोन कट कर दिया। राहुल को जिंदगी में एक चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कोई राहुल के बारे में चाहे कुछ भी बोले, चाहे उसे कितना ही टारगेट करे, राहुल बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जब बात राहुल के परिवार पर आती है तो राहुल अपने आपे से बाहर हो जाता है। कुछ महीने पहले की बात है, राहुल के घर वालों ने राहुल के साथ की एक पिक्चर इंटरनेट पर पोस्ट कर दी थी, जो कि राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। राहुल ने आज तक अपने घर वालों के साथ कोई भी पिक्चर पोस्ट नहीं की थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सोशल मीडिया पर उसके घर वालों को टारगेट किया जाए। राहुल के अचानक से फोन काटने पर अशोक वर्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मनन और वरुण की तरफ देखते हुए, जो कि अभी भी कलरी की प्रैक्टिस कर रहे थे, राहुल उनके पास गया और कहा, तुम दोनों जरा 1 मिनट के लिए रुको तो। उन दोनों ने अपनी प्रैक्टिस को रोक दिया और राहुल की तरफ अजीब से एक्सप्रेशंस बनाकर देखने लगे। मनन और वरुण, मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना है। क्या वो लोग जो उस दिन चुरू के पुराने रेस्टोरेंट में अरेस्ट हुए थे, वो अभी तक जेल में ही हैं? राहुल ने सवाल किया। वरुण ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं उन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता, हो सकता है कि शायद वो दोनों अभी तक जेल में ही कैद हों। पर उनके मुताबिक अगर यही चीज चुरू के मिलिट्री एरिया में हुई होती तो अभी तक उन्हें अपने किए की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। शायद ऐसा भी हो सकता था कि वो अभी तक जिंदा नहीं बचे होते। वो तो उसे इस बार कलरी सीखना था, इसीलिए उसने राहुल को इस बात पर ध्यान देने से मना कर दिया। और क्योंकि ये बात सिर्फ 3 लोगों के बीच है तो बाकी किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। राहुल का उतरा हुआ चेहरा देखकर मनन ने राहुल से आकर पूछा, राहुल भाई, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? क्या उसके घर वाले आपको परेशान कर रहे हैं? आपने उनको सबक क्यों नहीं सिखाया? एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, मैं अपने अंकल से बात करता हूँ, वो उन्हें समझा देंगे। मनन से बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उतना बातूनी नहीं है। लेकिन हाँ, वरुण बोलता है, पर वो अभी भी बहुत गुस्से में है। वैसे सोचने वाली बात है, चुरू के ये हाई स्कूल के बच्चों को इतना गुस्सा क्यों आता है? राहुल ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस करण वर्मा के पापा ने मुझे कॉल करके कहा है कि मैं उनके बेटे को जाने दूं। इस मामले में आखिरी फैसला वरुण और मनन को ही लेना था, राहुल तो सिर्फ उन्हें सलाह दे सकता था। यार राहुल भाई, आपका क्या मतलब है? वरुण ने पूछा। राहुल ने कहा, मेरा क्या मतलब होगा? मैं भी चाहता हूँ कि वो जिंदगी भर जेल में ही रहे, यही बेहतर होगा। लेकिन उन्हें जिंदगी भर कैद करके रखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल में कैद कर सकें। इस बार तो उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने झगड़ा करने के लिए एक भीड़ इकट्ठा की थी। उन्हें ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के लिए कैद किया जाएगा। राहुल सर, आप क्या बोल रहे हो? उन्होंने एक मिलिट्री वाले को मारा है, ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है। उन्हें इस वजह से 3 साल तक के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। मनन की उम्र भले ही 21 साल की हो, लेकिन आखिरकार है तो वो मिलिट्री का ही आदमी ना। अगर उन लोगों का जुर्म देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि उन तीनों लड़कों की किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, उन्होंने एक आर्मी वाले को मारा था। मनन ने कहा, खैर छोड़ो ये सब,
राहुल सर, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। मैं आज रूम में जाकर आराम से सोचूंगा कि इस बारे में क्या करना है। मनन की बातें सुनकर राहुल हैरान रह गया। मनन का गुस्सा कम होते देख, उसे समझदारी की बात करते हुए देख राहुल हैरान था। चुरू के एक प्रसिद्ध होटल के टॉप फ्लोर का प्रेसिडेंशियल स्वीट। अशोक वर्मा जो अपने बेटे के मामले से चुरू आया था, उसे कटे हुए फोन को देखकर काफी गुस्सा आ गया। अशोक वर्मा ने गुस्से में कहा, ये राहुल का बच्चा ऐसे नहीं मानेगा। तुम अकेले उन बच्चों का कुछ नहीं कर सकते हो और ना ही तुम्हारे घर वाले मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। आम आदमी को नहीं पता था कि अशोक वर्मा कौन है, लेकिन भारत के टॉप मीडिया ग्रुप के ओनर होने के कारण इनका संबंध इंडिया के काफी बड़े बड़े लोगों से था, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट के लोगों से। अगर वो राहुल को हार मनवाना चाहता था तो उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो राहुल को आसानी से दबा सके। उसके बेटे करण वर्मा के अलावा और 2 लोग अरेस्ट हुए थे, जिनमें से एक लव सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप के प्रेसिडेंट हरीश सिंघानिया का बेटा, और दूसरा वंश मेहता, चुरू के डिस्ट्रिक्ट चीफ कल्याण मेहता का बेटा था। कल्याण मेहता को इस बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने अपने बेटे के हक में साफ साफ कह दिया था कि चाहे मिलिट्री हो या फिर सरकार, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और वो अपनी पूरी पावर लगा देगा अपने बेटे के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हरीश सिंघानिया का बैकग्राउंड काफी डार्क है और वो चुरू में काफी ज्यादा फेमस भी है, लेकिन शायद वो चुरू में बहुत सालों से एक्टिव नहीं है, इसीलिए उसे राहुल के परिवार के बारे में अभी कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। ये सोचकर अशोक वर्मा की आंखें चमक उठें, इसीलिए उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और हरीश सिंघानिया को कॉल करने का सोचा। हेलो, कौन? फोन रिसीव हो चुका था। उधर से एक बहुत ही भारी आवाज आ रही थी। अशोक वर्मा ने फोन रिसीव होते ही कहा, क्या आप मिस्टर हरीश सिंघानिया हैं? मैं ऑरेंज लाइट मीडिया ग्रुप से अशोक वर्मा बोल रहा हूँ। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? हरीश सिंघानिया ने हंसते हुए कहा, अशोक वर्मा, मुझे लगा था कि मुझे अशोक वर्मा का कॉल कभी नहीं आएगा। और बताओ, आ गया तुम्हारा बेटा बाहर? अशोक वर्मा का चेहरा उतर गया और उसने अपनी शक्ल बनाते हुए कहा, अरे सर, आप मजाक कर रहे हैं। वो इस एक मामले में फंस चुका है और अभी तक वो इस मामले से निकल नहीं पाया। अब आप ही बताएं कि करण कैसे घर आएगा? हरीश सिंघानिया ने गुस्से में कहा, मिस्टर अशोक, जो भी बोलो सबूत के साथ बोलो। तुम्हारी होशियारी में जितना होना था वो तो हो ही चुका है। अगर तुम में दम होता ना तो कोई भी तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सकता था। अशोक वर्मा हरीश सिंघानिया से और बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने आगे कहा, ठीक है मिस्टर हरीश, ये किसकी वजह से हुआ है वो तो इन्वेस्टिगेशन करके मालूम चली जाएगा। वैसे चुरू में तो आपके काफी ज्यादा कॉन्टेक्ट्स हैं, इसीलिए आप तो पता करवा ही सकते हैं कि आखिर वो दोनों कहाँ पर रह रहे हैं। हरीश सिंघानिया ने जवाब दिया, अगर तुम्हें मालूम भी चल जाएगा तो तुम क्या करोगे? मैं वैसे भी किसी शेखावत सरनेम वाले को चुरू में नहीं जानता हूँ और तुम सब लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, तो क्या तुम अपने मीडिया ग्रुप के हेल्प से अपना काम नहीं करवा सकते हो? कितना आसान है ये काम। अशोक वर्मा कहने लगा, देखिए बात ऐसी है कि हमारी यानी कि ऑरेंज लाइट मीडिया की और न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी की, जहां पर राहुल काम करता है, दोनों के बीच कभी नहीं बनी है। और सच कहूं तो मैंने राहुल को अप्रोच भी किया था। मैंने उसे मेरे साथ आने के लिए 5 करोड़ का ऑफर भी दिया था, पर उसने वो ठुकरा दिया था। 5 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। हरीश सिंघानिया को भरोसा नहीं हो पा रहा था कि आखिर आज के जमाने में ऐसा कौन है कि जिसे पैसा पसंद नहीं आएगा। तुमने अभी कहा कि जब तुमने उसे 5 करोड़ का ऑफर दिया था तो उसने उसे ठुकरा दिया था। मिस्टर अशोक, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अरे, इसमें मजाक करने वाली कौन सी बात है? अशोक वर्मा ने कहा, राहुल सिर्फ एक सिंगर ही नहीं है, वो एक राइटर भी है। उसने अभी तक 2-3 कहानियों की किताबें लिखी हैं। मुझे जहां तक अंदाजा है, एक किताब से ही वो करोड़ों कमा चुका है। तो क्या आपको लगता है कि उस इतना कमाने वाले इंसान के लिए 5 करोड़ रुपए कोई मायने रखेंगे? हरीश सिंघानिया को झटका लगा। उसे सच में नहीं मालूम था कि राहुल इतना बड़ा आदमी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? हरीश सिंघानिया ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, देखिए, मैंने कई लोगों से बात की है जो काफी हाई प्रोफाइल लोग हैं, लेकिन फिर भी जब बात राहुल की आती है तो हर कोई मेरे बेटे को जेल से छुड़वाने में मेरी हेल्प करने से इनकार कर देते हैं। अशोक वर्मा यहाँ पर खुद को एक बेचारे की तरह दिखा रहा है। क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे आप करण और लव को छुड़ा सकें? हरीश सिंघानिया कुछ देर के लिए शांत रहा, फिर उसने कहा, देखिए, ना ही तुम कुछ कर सकते हो और ना ही मैं कुछ कर सकता हूं। अशोक वर्मा ने इस जवाब पर पहले से ही अपनी स्पीच तैयार कर ली थी और उसने कहा, ठीक है मिस्टर सिंघानिया, मैं चुरू के बड़े लोगों से बहुत ज्यादा घुला मिला नहीं हूँ और उनके साथ जितनी भी बातचीत होती है वो सब लोग सिर्फ आपका ही नाम ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि आप व्यापार के कितने पक्के हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा जेल में है, लेकिन मेरी तो इज्जत दांव पर लगी है। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको 50 लाख दूंगा
अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो। और अगर मेरा बेटा जेल से छूट जाता है तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही खास तोहफा भी है। ठीक है, मेरे कॉल का वेट करना। इतना कहकर हरीश सिंघानिया ने फोन कट कर दिया। अशोक वर्मा फोन को देखकर हंसने लगा। राहुल को अशोक वर्मा और हरीश सिंघानिया के बीच पक रही इस खिचड़ी के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वरुण और मनन से बात करके राहुल ने सीधे पलाश को कॉल किया और उसको ये सारी चीजें बता दी। पलाश ने राहुल को हरीश सिंघानिया से थोड़ा सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि इस आदमी की करतूत पूरे भारत देश में बहुत प्रसिद्ध है। पिछले 2 दिनों से राहुल ने अपनी जिंदगी बहुत सुकून से बिताई है। वो दिन में वरुण और मनन को कलरी सिखाता है और जब सोना स्कूल से वापस आती है तो राहुल सोना के साथ खेलता है। पर तीसरे दिन राहुल को पुणे जाना पड़ा, क्योंकि एडिटर नौमान आजम ने राहुल को बताया था कि उसके शो की एडिटिंग पूरी हो चुकी है। राहुल जल्दी जल्दी में पुणे गया ताकि वो अपने शो को देख सके। पुणे पहुंचकर राहुल सीधे नौमान आजम के पास गया। उसने शो देखा, फिर उसने नौमान आजम के साथ मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत की और कुछ चीजों को ठीक किया। उसके बाद राहुल ने शो को सेंसर बोर्ड में अप्रूवल लेने के लिए भेज दिया और 5वें दिन राहुल वहां से वापस शुरू लौट चुका था। सेंसर बोर्ड ने पूरे 20 एपिसोड को रिव्यू किया और उन्हें उनमें से कुछ भी कट करने को नहीं मिला। जैसे ही राहुल को अप्रूवल मिला, राहुल तुरंत शाइन टीवी के ऑफिस गया। फिर उसने शो को अमूल्य सोलंकी के हाथों में सौंप दिया। फिर राहुल सीधे सोना के स्कूल गया ताकि वो सोना को सरप्राइज दे सके और उसे स्कूल से घर भी ला सके। आखिर राहुल को यहाँ से गए हुए 3 दिन हो चुके थे, तो सोना ने इतने दिनों में राहुल को मिस तो किया ही होगा। शाम के 5:30 बजे बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिलती है और उस वक्त छुट्टी मिलने की वजह से यहाँ के रोड पर जो ट्रैफिक है वहाँ काफी भीड़ भाड़ लग जाती है। इसीलिए राहुल ने अपनी गाड़ी को स्कूल से 500 मीटर दूरी पार्क कर दिया था और वो इतनी दूर पैदल चलकर जा रहा था। वहां वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था, क्योंकि हर दिन सुमित्रा ही सोना को स्कूल से वापस लेने जाती है। कभी कभी मिली भी जाती है, लेकिन मिली बार बार इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। चाहे वो कितना भी खुद को छुपा ले, लोग उसे पहचान ही जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मिली जब सोना को लेने गई हो तो लोग उसका पीछा करने लगते हैं या उसे परेशान करने लगते हैं। जब राहुल ने अपनी माँ सुमित्रा को स्कूल के गेट पर खड़ा देखा तो मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ने लगा। आधा रास्ता जाने के बाद राहुल अचानक से रुक गया, क्योंकि राहुल ने देखा कि सुमित्रा से कुछ दूरी पर 2 पतले पतले लड़के सुमित्रा के ऊपर नजर रख रहे थे और बार बार उसके आसपास घूम रहे थे और उसकी बातें सुन रहे थे। आखिर ये 2 लड़के कौन हैं? राहुल की आंखें बहुत तेज हैं। क्या वो 2 लड़के राहुल के परिवार पर नजर रखे हुए हैं? कहीं वो सोना को कुछ नुकसान पहुंचाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? आखिरकार कौन है ये लोग? इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ये दोनों लड़के कौन हैं? राहुल उन दोनों लड़कों को अपनी माँ के इर्द गिर्द मंडराते देखकर मन ही मन सोचता है, ये दोनों लड़के पक्का उसकी माँ के पीछे ही थे। तभी स्कूल का दरवाजा खुलता है और छुट्टी होने के बाद बच्चे स्कूल से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। सोना, मैं इधर हूँ। सोना को बाहर आता देख सुमित्रा देवी अपना हाथ हिलाते हुए जोर से उसे आवाज लगाती हैं। सोना भी बाहर आते ही अपनी दादी को ढूंढने लगी थी, पर फिर जैसे ही उसे उनकी आवाज सुनाई देती है वो उनकी तरफ मुस्कुराते हुए बोलती है, दादी। वो जोर से चिल्लाती है और उसकी दादी की तरफ दौड़ने लगती है। अरे बेटा, धीरे धीरे। सुमित्रा भी हंसने लगती है और सीधे सोना के पास जाने लगती है। तभी वो दोनों लड़के भी फुर्ती दिखाना शुरू करते हैं। एक लड़का तो सुमित्रा की तरफ बढ़ता है, जिसने नीले कपड़े पहन रखे हैं, और दूसरा लड़का जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं वो सोना की तरफ जाता है। सोना और उसकी दादी के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, पर हाँ, वो इतने पास भी नहीं थे जितने कि वो दोनों लड़के उनके नजदीक थे। उनके आसपास बहुत से लोग थे, लेकिन राहुल के अलावा उन लड़कों पर अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। राहुल ने अपना दिमाग लगाया और तेजी से भागना शुरू किया। उसने सोना के पास जा रहे उस काले रंग के कपड़े वाले लड़के के पास जाना सही समझा। इतनी देर में वो दूसरा नीले कपड़ों वाला लड़का अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर चुका था। उस लड़के ने सीधे सुमित्रा देवी के पीछे जाकर उन्हें जोरदार धक्का दिया। उसने इतनी जोर से धक्का दिया था कि सुमित्रा देवी खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे जमीन पर गिर गई। आह! वहीं दूसरा लड़का भी अपना काम करना शुरू कर चुका था। उसने अपनी जेब से रूमाल निकाला और सीधे सोना को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अरे माफ कीजिएगा, वो नीले कपड़ों वाले लड़के ने प्लान के मुताबिक एक्टिंग करना शुरू कर दी थी। उसने बार बार सुमित्रा देवी को सॉरी बोला और उन्हें हाथ देकर उठाने भी लगा। मुझे माफ कीजिएगा माताजी, मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी कर बैठा और आपको धक्का लग गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आगे से ध्यान रखना और आराम से काम करना।
सुमित्रा देवी ने अपने नेचर के हिसाब से उस लड़के को प्यार से ही समझाया। जी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। जिस तरह से वो लड़का बात कर रहा था, इससे ही साफ समझ आता है कि वो ये सब किसी कारण से ही कर रहा है। ये सब करते करते वो लड़का बार बार सोना की तरफ भी देख रहा था। तभी अचानक से उस लड़के ने जो देखा, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उस काले कपड़े वाले लड़के के हाथ को एक आदमी ने कलाई से जोर से पकड़ रखा है, और उसने देखा कि उस आदमी ने अपना मुंह एक स्कार्फ से ढका हुआ है। उस आदमी ने उस लड़के के उसी हाथ को पकड़ा था जिसमें एक रुमाल था। वहीं उस बच्ची सोना ने उस स्कार्फ वाले आदमी के पैरों को कसकर पकड़ रखा था। फिर वो स्कार्फ वाला आदमी पलटता है और इस नीले कपड़े वाले की तरफ देखता है। जैसे ही वो इसकी तरफ देखता है, इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो वापस सोना की तरफ देखता है और उसे तभी के तभी एक आइडिया आता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है, अरे उस आदमी को पकड़ो, उस स्कार्फ वाले आदमी को, वो एक किडनैपर है, वो बच्चों को किडनैप करता है। उसने इतनी जोर से इसलिए चिल्लाया ताकि वहां अचानक से अफरा तफरी मच जाए और वो वहां से चुपचाप निकल जाए। वहां जितने भी लोग थे वो सभी अपने बच्चों को स्कूल लेने के लिए आए हुए थे। जब उन्होंने ये किडनैपिंग की बात सुनी तो वो सब चौंक गए थे। जिनके बच्चे अभी तक उनके पास नहीं आए थे वो भागकर गए और अपने बच्चों को ढूंढने लगे, और जिनके बच्चे उनके पास थे उन्होंने उन्हें और कस के पकड़ लिया। वहां मौजूद सभी लोग एकदम से परेशान हो गए थे और वहां का पूरा माहौल बदल गया था। वो सब उस तरफ देखने लगे थे जिस तरफ से आवाज आ रही थी। इतने में वो काले रंग का लड़का भी समझ चुका था कि उसे क्या करना है, तो उसने भी बोलना शुरू कर दिया, ये है वो स्कार्फ वाला आदमी जिसने मुझे पकड़ रखा है, देखो देखो, इसके हाथ में एक रुमाल भी है। इतना कहते हुए उस लड़के ने बिजली की तेजी से राहुल के हाथ में वो रुमाल थमा दिया। इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन वहां खड़ा एक आदमी भी अपनी जगह से हिला नहीं। इसके ठीक उल्टा लोग वहां से भागने लगे। आखिर समाज ऐसा ही होता है, मुसीबत के समय लोग किसी दूसरे को नहीं बचाते हैं बल्कि पहले खुद भागते हैं। सुमित्रा देवी आखिरकार अपने होश में आई और उन्होंने उस भीड़ में सोना को ढूंढना शुरू किया। तभी उनकी नजर एक आदमी के पैर से लिपटी सोना पर पड़ी। सोना को देखते ही वो थोड़ी सी शांत हुई। फिर उन्होंने उस आदमी को देखा। वो उसे देखते ही समझ गई थी कि वो कोई और नहीं बल्कि राहुल ही है। आखिर एक माँ अपने बेटे को कैसे नहीं पहचान सकती है। तभी सुमित्रा देवी उस नीले रंग के कपड़े वाले लड़के को ढूंढने लगती है, क्योंकि वो अब समझ गई थी कि वो उसके बेटे राहुल को देखकर ही चिल्लाया था। वो समझ गई थी कि वो ये करके यहाँ से भागना चाहता था, और ऐसा ही हुआ भी। वो इस भीड़ में ऐसा रफू चक्कर हुआ कि कहीं दिखाई नहीं। राहुल ये देखकर हैरान था कि वो दोनों लड़के कितने चालाक हैं। देखो देखो, मुझे छोड़ दो मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, वो काले रंग के कपड़े वाले लड़के ने घबराते हुए कहा। राहुल ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुझे जाने दूं? बता किसने भेजा है तुझे, बोल। वो लड़का वापस जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम मुझसे सवाल कर रहे हो जबकि तुम खुद एक किडनैपर हो, खुद बच्चा चोर हो, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे किसने भेजा? अब अचानक से वहां खड़े लोग भी राहुल की तरफ देखकर आंखें फाड़ने लगे थे। इसका सबसे बड़ा कारण तो राहुल का अपने चेहरे को ढके रखना था। कोई उसे पहचान ही नहीं सकता था। ऐसे में सब उसे ही गलत आदमी समझ रहे थे। वहां खड़े लोग अब कुछ कुछ बोलने लगे थे, लेकिन वो लोग अभी भी खड़े ही थे। ऐसा नहीं था कि आगे आकर वो कोई एक्शन लेते। वो खड़े होकर बस आपस में खुसर पुसर करना शुरू कर चुके थे। तभी वहां खड़े एक आदमी ने जोर से चिल्लाया, पुलिस बुलाओ, यहाँ पर पुलिस बुलाओ, पुलिस। ये सुनते ही उस लड़के की हालत खराब हो गई, क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर पुलिस आई तो वो राहुल को नहीं बल्कि इसे पकड़ेगी। वो अचानक से पैनिक करने लगा था। तभी उसने अपने राइट हैंड को अपनी जेब में डाला और दूसरे हाथ को पकड़कर खड़े राहुल के सामने एक छोटा रामपुरी चाकू निकाल कर लहराने लगा। अब वो सोना को किडनैप नहीं करना चाहता था, अब वो बस ये चाहता था कि वो कैसे भी यहाँ से निकल जाए। अरे वाह बेटा, बड़ी जल्दी औकात में आ गए तुम तो, राहुल ने बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। चाकू सामने देखते ही राहुल ने अपने दूसरे हाथ की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर दी थी, ताकि अगर वो वार करे तो राहुल उसका हाथ मरोड़ सके। और ऐसा ही हुआ भी। उसने अचानक से हमला करने के मकसद से राहुल की तरफ जोर से चाकू चलाया। राहुल ने तब तुरंत उसका हाथ मरोड़ दिया और फिर उसके बैक पर एक जोर की लात मार दी। लात के पड़ते ही वो पतला सा लड़का एक तिनके की तरह हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिर गया। उसके हाथ से वो चाकू भी गिर गया। जब वो गिरा था तब ऐसे आवाज आई थी मानो उसके शरीर की एक एक हड्डी टूट गई हो और वो बेहोश हो गया था। वैसे उसके चाकू निकालते ही सारे लोग एक एक कदम पीछे हट गए थे, पर हमेशा की तरह कोई भी आगे नहीं आया। बस वो खड़े खड़े देखते ही रहे। तभी सुमित्रा देवी लोगों को हटाते हुए आगे आती हैं और आगे आते ही सोना की तरफ देखती हैं। सोना उन्हें देखते ही जोर से बोलती है, दादी। वो उन्हें देखते ही राहुल के पैर को छोड़ देती है
और भागकर सुमित्रा देवी के पास चली जाती है। अरे मेरी बच्ची, तुम डरी तो नहीं? सुमित्रा देवी ने सोना के पास आते ही पूछा। नहीं नहीं, पापा थे ना मेरे साथ, फिर मैं कैसे डर सकती हूँ? सोना ने एकदम से हाजिर जवाब दिया। तभी राहुल ने जोर जोर से 4-5 तालियां बजाईं। सोना के उसकी दादी के पास जाते ही राहुल शांत हो चुका था। उसने ताली बजाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और फिर कहना शुरू किया। दोस्तों, आप सबने मुझे गलत समझ लिया है। दरअसल मैं नहीं, बल्कि ये लड़का किडनैपर है। मैंने उसे तब पकड़ा जब वो मेरी बेटी सोना की तरफ एक हाथ में रुमाल लेकर जा रहा था। दरअसल जैसे ही वो लड़का उस रुमाल को सुखाने के लिए सोना के पास हाथ को लेकर जा रहा था, तभी राहुल ने तेजी से उसके उस रुमाल वाले राइट हैंड को पकड़ लिया था और उसे इतनी जोर से अपनी तरफ घुमाया था कि ऐसा लग रहा था कि मानो उस लड़के का शोल्डर डिसलोकेट हो गया हो। वो तो गनीमत है कि राहुल ने अभी ज्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि राहुल तो अगर अपने परिवार वालों के बारे में कुछ सुनता ही है तो ही गुस्सा हो जाता है। फिर ये तो सीधे सोना को हट करने की कोशिश थी। अगर यहाँ इतने लोग ना होते तो शायद राहुल इसे मार ही चुका होता। उस काले कपड़े वाले लड़के का ध्यान तब भी सिर्फ सोना पर ही था। उसने इस राहुल नाम की मुसीबत को अपनी तरफ आते हुए नहीं देखा था। वैसे राहुल ने उसे इतनी जोर से पकड़ा था कि उसका हाथ तो पक्का डिसलोकेट हो गया होगा। इन सब चीजों में सोना भी बहुत घबरा गई थी, लेकिन उसे जैसे ही समझ आया कि स्कार्फ वाला आदमी उसके पापा हैं, तब जाकर उसे सुकून मिला। राहुल की बात सुनकर और सोना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों ने वापस से हवा बदल दी। एक ने कहा, क्या ये वही सोना है? क्या ये राहुल की बच्ची है? दूसरे ने कहा, हाँ ये वही है, क्योंकि मेरा बेटा इसी की क्लास में पढ़ता है। सोना आज ऐसे ही भागकर बाहर आ गई थी। वो अपना मास्क लगाना भूल गई थी। अब उसी की बात से पता चल चुका था कि वो स्कार्फ वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि राहुल है। लोगों को राहुल की कही बातों पर यकीन हो गया था। जमीन पर पड़े उस काले रंग के कपड़े पहने लड़के को देखकर अब वहां खड़े सभी लोग गुस्सा करने लगे थे और राहुल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। चुरू के सबसे प्रसिद्ध स्कूल होने की वजह से स्कूल में पढ़ाई अच्छी होने के साथ साथ बच्चों की सिक्योरिटी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। जब ये बवाल स्कूल के दरवाजे पर हो रहा था, तभी वहां मौजूद सिक्योरिटी वाले एक्टिव हो गए थे। लगभग 10 यंग लड़के सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्रेस में स्कूल के बाहर आए। उन्होंने जमीन पर बेहोश पड़े एक लड़के को देखा, उसी के पास पड़े एक चाकू को भी देखा। वहां पर ही एक और आदमी मुंह पर स्कार्फ बांधे खड़ा हुआ था। सोना, जैसे कि सभी जानते थे, वो और उसकी दादी को भी उन्होंने वहां खड़े हुए देखा। हेलो, मेरा नाम तबरेज शेख है। मैं यहाँ स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड्स का हेड हूँ। क्या आप सब मुझे बता सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है? एक यंग लड़के ने, जिसकी उम्र लगभग 35 से 36 की होगी, उसने आगे आकर सबकी तरफ देखते हुए बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ कहा। हालांकि वहां गेट पर एक सीसीटीवी कैमरा भी था और इन गार्ड्स ने सब कुछ देखा भी था, लेकिन उसमें से इन्हें कोई आवाज नहीं आती है, तो इसीलिए वो यहाँ सभी से जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने राहुल को उस लड़के को मारते हुए देखा तो था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था। ये जो लड़का है, इसने सोना पर हमला करने की कोशिश की। मैंने उसे रोका। ये रुमाल भी उसी का है। ये आप सबूत के तौर पर रखिए अपने पास। राहुल ने उसे सारी बातें बताई और फिर तबरेज के हाथ में वो रुमाल थमा दिया। वैसे ही सुनते ही वो चौंक गए थे कि उस लड़के ने सोना पर हमला करने की कोशिश की। इसलिए नहीं कि वो राहुल की बेटी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची थी। क्योंकि ये यहाँ चुरू का सबसे अच्छा स्कूल था, इसलिए इस तरह की घटना की वजह से उनकी बदनामी होने के भी पूरे चांसेस थे। राहुल की बात सुनकर तबरेज हैरान भी था और राहुल का शुक्रगुजार भी था, क्योंकि एक तरह से उसी ने उस लड़के को पकड़ा था। सुनो, उठाओ इसे और सीधे पुलिस में दे दो। तबरेज ने अपने जूनियर सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश दिया। उन सभी ने उस लड़के को उठाया और सीधे स्कूल के अंदर ले गए। तबरेज ने सोना, उसकी दादी और राहुल को भी अंदर बुलाया ताकि वो उनसे और बात कर सके। वो सभी स्कूल के अंदर चले गए। आखिरकार ये लड़के कौन थे और इन्हें किसने भेजा था? क्या ये लड़के राहुल से किसी बात का बदला लेने आए थे? आखिर ये सोना को ही तकलीफ क्यों देना चाहते थे? इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 6 बज चुके थे जब तक चुरू डिस्ट्रिक्ट एक थाने से पुलिस वाले वहां स्कूल पहुंचे। केवल थाना प्रभारी नहीं, क्रिमिनल पुलिसमैन भी राहुल को काफी जाने पहचाने लग रहे थे। राजवीर के किस्से के बाद चुरू के लगभग सभी थानों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें पुलिस के स्टाइल और अपीयरेंस को रेक्टिफाई किया गया था। जितने भी पुलिस वाले इलीगल ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, चाहे वो क्रिमिनल पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, सबको वार्न किया गया था और ब्यूरो द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया था। और कई लोगों को तो, जिनका केस काफी सीरियस था, सस्पेंड और डिसमिस भी किया गया था। अभी बाहर में पता चला कि जिनके साथ ये घटना घटी है, आप उन्हें अभी अंदर लेकर आए हैं। कहाँ हैं वो? सोना के स्कूल के बारे में चुरू थाना प्रभारी ने पहले ही कई सारी पूछताछ की, इसीलिए थाना प्रभारी और तबरेज एक दूसरे से फेमिलियर हैं। ऑफिस के अंदर तबरेज, जो कि सिक्योरिटी इंचार्ज है,
उसने थाना प्रभारी को ऑफिस तक लीड किया। मिस्टर राहुल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जैसे ही थाना प्रभारी ऑफिस में घुसा, उसने राहुल को सोफे पर बैठे देखा। थाना प्रभारी ने मन में सोचा कि कुछ महीने पहले ही इसने आते ही बवाल मचा दिया था। इसकी वजह से थाने के सीनियर तक को लगभग हटा ही दिया था। इस बार ये क्या करने वाला है? हेलो। राहुल खड़ा हुआ और उसने थाना प्रभारी को हेलो बोला। राहुल, थाना प्रभारी साहब, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तबरेज काफी कंफ्यूज्ड है। उसने सोचा कि राहुल के तो काफी कॉन्टैक्ट्स हैं, वो हर किसी को जानता है। हाँ, हम पुराने दोस्त हैं, राहुल ने हंसकर कहा और फिर थाना प्रभारी से हाथ मिलाते हुए बोला, सर, मैं आपको फिर से इस बार परेशान करने वाला हूँ। थाना प्रभारी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ राहुल से कहा, मिस्टर राहुल यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी है कि हम यहाँ पर लोगों की पर्सनल सेफ्टी का ख्याल रखें, और इस बार हम मिस्टर राहुल को एक परफेक्ट काम करके देंगे। राहुल ने अपना सिर हिलाया और बोला, बढ़िया। तबरेज, आपके यहाँ पर तो पूरी मॉनिटरिंग होगी ना? आप सर्विलेंस वीडियो मंगवाइए, मैं थाना प्रभारी साहब को केस की सारी डिटेल्स देता हूँ। अभी तक मैटर की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई थी, पर राहुल के मुताबिक ये केस पहले ही बन चुका था। सर्वेलेंस वीडियो को आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। सर्वेलेंस के पिक्चर के मुताबिक राहुल ने थाना प्रभारी को बताया कि कैसे उसे एक सस्पिशियस लड़के को ढूंढना है और कैसे उस काले कपड़े पहने हुए लड़के से पूछताछ करनी है। जब राहुल थाना प्रभारी को पूरा किस्सा सुना रहा था तो थाना प्रभारी खुंदक खा रहा था, ये सोचकर कि एक सिंगिंग स्टार की इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन कैसे हो सकती है। जब राहुल ने पूरी बात बता दी तब थाना प्रभारी ने पूछा, सुमित्रा देवी, आपको याद है कि जिससे आप टकराई थी वो कौन था और वो कैसा दिख रहा था? शुरुआत में सुमित्रा देवी को लग रहा था कि नीले कपड़ों वाला आदमी कोई अलग आदमी है, पर अपने बेटे की बात सुनने के बाद उसे भी समझ में आया कि वो दोनों आदमी साथ में एक ग्रुप की तरह काम कर रहे थे। याद करते हुए सुमित्रा देवी ने कहा, मुझे याद है कि वो आदमी लगभग 34-35 साल का एक मामूली शरीर वाला आदमी लग रहा था। उसने एक नीली जैकेट पहनी हुई थी और उसकी आंखें काफी छोटी थीं। उसके बाएं गाल पर मुंह के पास कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक कट का निशान था। 34-35 साल, मामूली शरीर, छोटी आंखों वाला, चेहरे पर निशान। थाना प्रभारी के बगल में खड़ा हुआ एक यंग पुलिस ऑफिसर ये सब रिकॉर्ड करते हुए बोल भी रहा था। अचानक से उसकी आंखें चमकी और उसने बोला, टीआई साहब, ये तो छोटू यादव है। हाँ, एकदम श्योर हूँ, ये छोटू यादव ही है। थाना प्रभारी ने गुस्से में कहा, छोटू यादव? हाँ, हो सकता है। तुम जल्दी से थाने की टीम को कॉल करो और उनको छोटू यादव की फोटो भेजने को बोलो। टीआई साहब, मेरे पास छोटू यादव की एक फोटो अभी है। उस पुलिस वाले ने अपना फोन निकाला और उसमें फोटो ढूंढकर सुमित्रा देवी को फोटो दिखाते हुए पूछा, क्या यही है इसने आपको धक्का दिया था? थोड़ी देर सोचकर फोटो को लंबे समय तक देखने के बाद उन्होंने झट से कहा, हाँ। टीआई साहब, क्या आप लोग इस अपराधी को जानते हैं? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। थाना प्रभारी ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, छोटू यादव यहाँ चुरू में एक छोटा चोर है। चोरी के मामले में वो दिन में 2 बार थाने आता है और थाने आता ही रहता है। राहुल ने मुंह बनाकर बोला और फिर पीछे घूमकर ऑफिस के कॉर्नर में खड़े हुए एक आदमी को देखकर बोला, ऐसा लगता है कि ये एक आदतन अपराधी है। क्या आप इस आदमी को भी जानते हैं? थाना प्रभारी ने उस काले कपड़ों में खड़े हुए आदमी को थोड़ी देर तक देखा, फिर सिर हिलाकर बोला, मुझे नहीं पता, पर आप चिंता मत करो मिस्टर राहुल। मैं इससे थाने में पूछताछ करूंगा और छोटू यादव को भी अरेस्ट करने के लिए खोज शुरू करूंगा। हम जैसे ही उसको पकड़ लेंगे, हम वैसे ही उस पर दबाव डालकर उससे सच उगलवा लेंगे। राहुल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आपको ऐसा ही करना चाहिए टीआई साहब। वैसे क्या मैं वहां हो सकता हूं जब आप लोग इनसे पूछताछ कर रहे होंगे? थाना प्रभारी ने सिर हिलाया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर राहुल, पर नियम के हिसाब से जो ट्रायल होते हैं वो काफी कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अगर कोई भी नया प्रोग्रेस होगा केस में और जहां कुछ भी हमें नया पता चलेगा तो हम आपको कॉल करके जरूर बताएंगे। चलिए ठीक है टीआई साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। राहुल ने ये बोलते ही अपना सिर सोना की तरफ घुमाया और देखा कि वो काफी थक गई थी। उसके बाद उसने पूछा, टीआई साहब, मुझे नहीं लगता कि अब मेरा यहाँ पर कोई काम है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाना चाहूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। ये सुनते ही राहुल वहां से निकल गया। थाना प्रभारी को भी काफी सुकून मिला और उसने झट से कहा, हम भी चलते हैं और उस लड़के को ढूंढकर थाने लेकर आते हैं। वैसे मिस्टर राहुल, आप कैसे आए हैं? आप चाहें तो मैं आपको कहीं पर ड्रॉप कर दूं? राहुल ने अपना हाथ हिलाया और सोना को गोदी में उठाकर बोला, अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, मेरे पास मेरी गाड़ी है। चलिए, आप सभी को गुड बाय। थाना प्रभारी ने राहुल के साथ हाथ मिलाया और फिर उसके बाद बाय करते हुए बोला, गुड बाय मिस्टर राहुल, इसको थाने लेकर जाओ और बाकी सारे थानों में भी छोटू यादव को अरेस्ट करने के लिए खबर कर दो। घर जाते जाते उन्हें शाम के 7 बज चुके थे। घर के बड़े बुजुर्ग और बाकी के दूसरे फैमिली मेंबर्स ने अपना डिनर ऑलरेडी कर लिया था, लेकिन मिली और घर के बाकी छोटे लोगों ने अभी खाना नहीं खाया था। हम लोग घर वापस आ गए,
सोना जैसे ही घर के अंदर घुसी, उसने चिल्लाते हुए बोला। मनन और वरुण की लीडरशिप में बाकी के सारे छोटे भाई बहन भागते हुए राहुल के पास आए और राहुल से गिफ्ट मांगने लग गए। राहुल ने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। वो सबके लिए कई सारी चॉकलेट्स लाया था। ये बच्चे कभी भी चुरू से बाहर नहीं गए थे। इतनी सारी अच्छी चीजें देखने के बाद सारे बच्चे खुश हो गए थे। मिली भी दरवाजे के पास खड़े हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ पूछती है, आ गए तुम वापस? सब कुछ ठीक है? राहुल ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैंने शो शाइन टीवी स्टेशन को दे दिया है और अब कुछ ही दिनों में हमें हमारे शो का प्रमोशन शुरू करना होगा। चलो पहले चलकर खाना खाते हैं। फिर पूरा परिवार डाइनिंग टेबल की तरफ गया और खाना खाने के लिए बैठा। डिनर टेबल पर मोहन सिंह ने पूछा, राहुल, पर सोना और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कैसे आई? राहुल ने इस बात पर कहा, मैं सोना को पिक करने के लिए उसके स्कूल गया था और वहां पर मैं माँ से मिला। वैसे पापा और मिली, आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल आप जब भी बाहर जाएं तो अकेले ना जाएं। अगर आप जाएं तो किसी को अपने साथ लेकर जाएं। क्यों? मिली ने पूछा। आज जब मैं सोना के स्कूल गया था उसे पिक करने के लिए, राहुल ने पूरे परिवार को बताया कि क्या हुआ था। जैसे ही राहुल ने अपनी कहानी बतानी खत्म की, मोहनलाल ने बहुत ही तेज टेबल पर हाथ मारा। टेबल पर रखी सारी डिशेस भी हिल गई थी। मोहन सिंह ने गुस्से में कहा, क्या? मेरी पोती को किडनैप करने की हिम्मत किसकी हुई? पुलिस ने कुछ किया इस बारे में? राहुल ने खुद को बहुत ही हेल्पलेस पाया और बोला, पापा, पुलिस के कुछ तरीके होते हैं। अगर उन लोगों को कुछ भी पता चलेगा तो वो तब तक हमें कुछ नहीं बता सकते जब तक सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता। मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। मेरे जाने के बाद आप लोगों को ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। मोहनलाल ने बोला, तुम्हारी वजह से? क्या तुमने किसी को हाल फिलहाल में परेशान किया है? राहुल ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ऑरेंज लाइट मीडिया, बस वही है जिनके साथ अभी कुछ हो सकता है। जैसे ही उसने ये बोला, राहुल 2 सेकंड के लिए रुका। फिर उसके बाद उसको याद आया कि पलाश ने उसको हरीश सिंघानिया, जो कि सिंघानिया ग्रुप का प्रेसिडेंट है, उससे भी सतर्क रहने के लिए कहा था। उसने ये भी बताया था कि उसका एक ब्लैक बैकग्राउंड है। उसको उस वक्त तो फर्क नहीं पड़ा था, पर इस समय राहुल इस बारे में सोच रहा था कि इसके पीछे क्या वो हो सकते हैं। राहुल एकदम से रुक गया और उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया। वो खाना छोड़कर उठ गया और बाहर आंगन में चला गया। उसने वहां मनन और वरुण को देखा। राहुल ने सीधे सीधे उनसे बोला, मनन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हरीश सिंघानिया वापस यहाँ चुरू में एक्टिव हो गया है और क्या वो यहाँ पर वापस आया है? ठीक है, मैं कॉल करके पता करता हूँ। मनन ने राहुल से ये सुनते ही अपना फोन निकाला और कॉल करने लग गया। थोड़ी देर बाद वो भागते हुए आया और उसने बोला, राहुल भाई, हाँ, मैंने पता किया। उनका कहना है कि हरीश सिंघानिया चुरू में वापस आ गया है। वो फिर से एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। उसको कुछ लोगों से बात करते हुए भी पता चला है जो कि यहाँ के अपराधी हैं। हरीश सिंघानिया। राहुल ने अपनी आंखें झपकाई और उसको समझ आया कि ये वही था जिसने ये सारा कांड करवाया। इस इंसान को जो चाहिए वो चाहिए। उसी ने सोना को किडनैप करने का प्लान बनाया होगा। राहुल गुस्से में उन दोनों को बोलता है, अगर अब उसे ये सब करना ही है तो चलो हम देखते हैं, हो जाए आमना सामना। चुरू थाने का इंटेरोगेशन रूम। एक सस्पेक्ट होने के तौर पर और एविडेंस होने के तौर पर थाना प्रभारी छोटू यादव से ज्यादा पोलाइट नहीं था, जो कि अभी अभी अरेस्ट हुआ था। उसको हथकड़ी पहना दी गई थी और उसके कपड़े उतार कर सिर्फ चड्डी में जमीन पर उकड़ू होकर बिठा दिया गया था। और जहां तक उस काले कपड़े में जो आदमी था, उसको इंटेरोगेट कर लिया गया था। वो उसी का छोटा भाई है और उसे कुछ नहीं पता है। उसको बस इतना पता था कि छोटू ने उसको ऑर्डर दिया था ये करने के लिए और उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे ये सब होने के बाद 1 लाख रुपए देगा। इसलिए थाना प्रभारी ने सीधे छोटू यादव से ही बात करना सही समझा। छोटू, तुम यहाँ पर 1 या 2 बार नहीं आए हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारा तरीका क्या है। सीधे सीधे बताओ, तुमने राहुल की बेटी को किडनैप करने की कोशिश क्यों की? टीआई ने सीधे पूछा। छोटू काफी कंफ्यूज दिख रहा था और उसने बोला, क्या राहुल की बेटी? वो बहुत बड़ा स्टार? अरे साहब, उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उसकी बेटी को क्यों किडनैप करूंगा? टीआई ने टेबल पर अपना हाथ मारा और बोला, अगर झूठ बोला तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो अपने लिए और मुश्किलें पैदा मत कर। छोटू डर गया और उसने झट से बोला, मैं तो साहब छोटी मोटी चोरियां करता हूँ, किडनैपिंग तो मेरा काम है ही नहीं। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। टीआई ने बोला, तेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है? तो फिर मुझे ये बता कि तेरे छोटे भाई ने ये क्यों कबूला कि ये सब कुछ तूने ही करवाया है? छोटा भाई? कौन छोटा भाई? मेरा कोई छोटा भाई नहीं है साहब। छोटू यादव का चेहरा काफी कंफ्यूजन से भरा हुआ था। अच्छा ठीक है, तो ये बता कि तेरे फोन में उसके साथ इतनी सारी कॉल्स क्यों हैं? टीआई ने उसके सामने फोन रख दिया। अब ये मत बोल देना कि रॉन्ग नंबर है, वरना इतने डंडे मारूंगा कि।
छोटू यादव काफी घबरा गया था और उसने बोला, मैं बता सकता हूँ। वो मेरा एक दूर का रिश्तेदार है। वो चुरू आया था बाहर से वो बस। थाना प्रभारी ने फिर बोला, वो बस तेरा किडनैपिंग साथी है ना? देख, मैं नरम तभी बन सकता हूँ जब कोई साफ साफ कह दे, लेकिन जो दिक्कतें पैदा करते हैं ना, मैं उनसे बिल्कुल अच्छे से पेश नहीं आता। अगर तूने मुझे साफ साफ नहीं बताया तो मुझे और भी तरीके आते हैं। अगर जो भी तू बोल रहा है वो झूठ निकला ना, तो फिर मुझसे बुरा तेरे लिए और कुछ नहीं होगा। छोटू यादव डर गया। साहब, मैं सब बताता हूँ। छोटू यादव ने डर के मारे बोला, टाइगर भाई, हमारे यहाँ उन्हें यही कहते हैं, टाइगर भाई। उन्होंने मुझे बोला था कि अगर मैं राहुल की बेटी को किडनैप करता हूँ तो मुझे 6 लाख रुपए मिलेंगे। थाना प्रभारी को एकदम से धक्का लगा और उसने पूछा, टाइगर भाई? कौन सा टाइगर भाई? साफ साफ बता। आखिरकार कौन है ये टाइगर भाई और क्या वो मिल पाएगा? क्या ये सब राहुल से बदला लेने के लिए हो रहा है? राहुल अपने परिवार की सेफ्टी के लिए अब क्या करने वाला है? इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चुरू की विला कॉलोनी चुरू का काफी ज्यादा पॉश इलाका है। इस इलाके का ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस भी काफी अच्छा है। चुरू के जो बहुत रईस लोग हैं, उन्होंने अपना विला यहीं पर खरीद रखा है। चुरू विला के फेज 1 का जो 16 नंबर विला है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ये सिंघानिया ग्रुप के प्रेसिडेंट हरीश सिंघानिया का घर है। इस विला के बाहरी गार्ड खड़े नहीं होते हैं, बल्कि इस विला के अंदर भी कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में हरीश सिंघानिया एक ब्राउन कलर का नाइट कोट पहने हुए सोफे पर आंख बंद करके आराम कर रहा है। तभी टेबल पर रखा टेलीफोन बजने लगा। हरीश सिंघानिया ने आंखें खोली और उठकर फोन रिसीव किया। हेलो। फोन की दूसरी ओर से एक बहुत ही परेशान आवाज आने लगी। भाई, मैं राघव। भाई, हमारा प्लान फेल हो चुका है। हरीश सिंघानिया की आंखें चौंक उठी और उसने कहा, क्या क्या हुआ? साफ साफ बोलो। राघव ने धीमी आवाज में कहा, हमारे दोनों लड़के अरेस्ट हो गए हैं। दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन टाइगर भाई, आप परेशान मत होइएगा। छोटू यादव को आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। क्या तुम श्योर हो? हरीश सिंघानिया ने पूछा। राघव बोला, कुछ देर पहले पुलिस को सारी बात मालूम हो चुकी है। अब की पुलिस के काम करने के तरीके को हम पहले वाले दिनों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप तो इस मामले को यहीं सुलटा दो। मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। जब तक मैं पुलिस के सामने जुर्म कबूल नहीं कर लेता, पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती है। राघव की बातों में एक कॉन्फिडेंस था। उसने आगे कहा, और मैंने अपने कुछ बंदों को स्कूल भेजा है। पुलिस को वहां पर कुछ नहीं मिल पाएगा। हरीश सिंघानिया ने जवाब दिया, अच्छा, सबको कह दो कि थोड़ा सावधान रहें। भले ही कुछ दिनों के लिए सारे बिजनेस बंद हो जाएं, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए। भाई, क्या हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं? राघव को समझ नहीं आ रहा था। ये तो बस एक छोटा सा मैटर है, और जब पुलिस को कुछ नहीं मिलेगा तो पुलिस खुद शांत बैठ जाएगी। हरीश सिंघानिया ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। कुछ दिनों के लिए सारे बिजनेस को बंद कर दो। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही राहुल उठा, उसे टीआई साहब का फोन आया। हेलो टीआई साहब, आपने मुझे इतनी सुबह सुबह कॉल किया, कुछ पता चला क्या? राहुल ने पूछा। टीआई साहब की आवाज थोड़ी थकी सी लग रही थी। उसने कहा, राहुल, क्या आप अभी सुबह सुबह थाने आ सकते हैं? सब कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको फोन पर अच्छे से समझा नहीं सकता। राहुल ने जवाब दिया, ठीक है, मैं नाश्ता करने के बाद थाने आ जाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपका वेट करूंगा। ये कहकर टीआई साहब ने फोन कट कर दिया। राहुल को फोन पर बात करता देख मिली भी उठ गई और बोली, क्या खबर है? क्या मैं भी तुम्हारे साथ थाने चलूं? राहुल ने मिली से कहा, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम किचन में जाकर कह दो कि थोड़ा ज्यादा नाश्ता बना दें, ताकि मैं टीआई साहब के लिए और वहाँ के बाकी पुलिस वालों के लिए भी नाश्ता लेकर जा सकूं। उनकी आवाज़ बहुत थकी थकी सी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरी रात इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ठीक है, मिली ने जवाब दिया। लगभग 8 बजे राहुल थाने पहुंच गया। राहुल जैसे ही आया, उसकी गाड़ी सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर आ गई। एक हाथ में खाने का पैकेट लिए और पानी की बोतल लिए हुए राहुल उस तरफ गया जहां पर क्रिमिनल पुलिस काम करती है। टीआई साहब पहले ही उसका दरवाजे पर वेट कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने राहुल को देखा, वो जल्दी से उसके पास गया और बोले, मिस्टर राहुल, मुझे माफ करें कि मैंने इतनी सुबह सुबह आपको परेशान किया। राहुल ने आगे कहा, अरे टीआई साहब, आपको ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो मैं हूँ जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो रहे हैं। कल पूरी रात आपको मेरी वजह से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा है ना, और आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया होगा, है ना? ये लीजिए, इसमें नाश्ता है, जल्दी जल्दी खा लीजिए इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। ये कहते ही राहुल ने अपने हाथ में लिए दोनों बैग टीआई साहब को थमा दिए। अरे मिस्टर राहुल,
इस सब की क्या जरूरत थी? हमने तो इसके बारे में आपसे कहा भी नहीं था। वैसे तो टीआई साहब और उनकी बाकी टीम की आदत थी कि वो किसी भी केस को रात तक इन्वेस्टिगेशन करते ही थे, लेकिन राहुल की ये दयालुता देखकर वो थोड़ा भौंचक्के रह गए थे। अरे ठीक है, ये सब कुछ मैं अपने घर से बनवा कर लाया हूँ। टीआई साहब ने नाश्ता टेबल पर निकाला और निकालते हुए अपने साथ बैठे 4-5 पुलिस वालों को कहा, कल रात हमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, तो चलिए आइए सब अभी खाना खा लेते हैं। थैंक यू मिस्टर राहुल। वैसे राहुल का ये जो खाना लाने का आइडिया था वो सच में बहुत अच्छा था। पूरी रात अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन और भूखे रहकर ये लोग थक चुके थे। जैसे ही इन्होंने ब्रेकफास्ट देखा, इनके चेहरे पर खुशी छा गई। फिर सभी पुलिस वालों ने आकर अपना नाश्ता लिया और खा लिया। राहुल ने कहा, यही साहब पहले आप खा लीजिए, फिर हम बात करते हैं। वैसे लोग कहते हैं कि पुलिस वाले आम आदमी से ज्यादा खाना खाते हैं। सिर्फ 10 मिनट में उन पुलिस वालों ने 2 बड़े बड़े बैग का सारा खाना खत्म कर दिया। खाना खाकर मुंह पहुंचने के बाद टीआई साहब सोफे पर बैठते हैं और राहुल से कहते हैं, थैंक यू मिस्टर राहुल आज के नाश्ते के लिए। अरे टीआई साहब इतनी बार भी शुक्रिया मत कहिए, राहुल ने कहा। टीआई साहब ने अपने हाथ पोंछते हुए आगे कहा, मिस्टर राहुल ये केस थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। क्या आपका पुराने बार के जनरल मैनेजर राघव से कोई बैर है? राहुल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, राघव? नहीं। एक मिनट, आपका मतलब ओल्ड रेस्टोरेंट बार, क्या ये वही बार है जो सिंघानिया ग्रुप से जुड़ा हुआ है? टीआई साहब ने कहा, हाँ, राघव सिंघानिया ग्रुप के प्रेसिडेंट हरीश सिंघानिया का कजन है। वो पिछले कुछ सालों में चुरू पहली बार आया है, और जब इस बार वो चुरू आया तो हरीश सिंघानिया ने उसे अपने बार का प्रेसिडेंट बनने के लिए कहा। राहुल ने आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ अब समझ आया मुझे। मेरा राघव के साथ तो कोई पंगा नहीं है और ना ही मैं उसे जानता हूँ, पर हाँ मेरा हरीश सिंघानिया के साथ पंगा है। मैंने उसके बेटे को जेल भेज दिया है। टीआई साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। ये लड़का सच में मुसीबत खड़ी करने वाला है क्या? ये सब कुछ राघव ने किया है? राहुल ने पूछा। राहुल की बातें सुनकर टीआई साहब ने कहा, अभी तक हमें जो सबूत मिले हैं उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है, बाकी अभी तक हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। छोटू यादव के मुताबिक सोना को किडनैप करने का काम उसे राघव ने दिया था। अगर वो सोना को 24 घंटे तक पकड़ कर रखता तो उसे 6 लाख रुपए मिलते। 24 घंटे के लिए पकड़ना चाहता था? आपका मतलब क्या है? राहुल ने हैरान होते हुए पूछा। टीआई साहब ने आगे कहा, छोटू यादव ने कहा है कि राघव ने उसे 24 घंटे छिपाने का हुक्म दिया था और कहा था कि सोना को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और जब 24 घंटे पूरे हो जाते तो वो सोना को छोड़ देते। राहुल को यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने बोला, और ये सब वो क्यों करना चाहते हैं? क्या वो अपने बेटे के बदले मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं? टीआई साहब ने कहा, अब देखिए असलियत तो हमें राघव के मिलने के बाद ही मालूम पड़ेगी। बात दरअसल ये है कि राघव भाग चुका है और हम अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए हैं। इसीलिए हम राघव और हरीश सिंघानिया के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। राहुल ने आगे कहा, मैं समझ रहा हूं। तो टीआई साहब अब आपने आगे क्या सोचा है? हम बार, राघव का घर और वो जिन जगहों पर बार बार जाया करता था वहां मॉनिटर करेंगे, और साथ ही साथ हम राघव की मूवमेंट्स पर भी नजर रखेंगे। थाना प्रभारी राहुल से कुछ भी नहीं छुपाते हैं, और तो और वो उसे अपने सारे प्लान्स भी बता देते हैं। अब हम आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक वारंट जारी करेंगे। जब तक राघव मिल नहीं जाता हम उसकी तलाश जारी रखेंगे। ठीक है, जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक मैं आपकी टीम को परेशान करूंगा। राहुल टीआई साहब को शुभकामनाएं देते हुए निकल गया। आने वाले कुछ दिन काफी ज्यादा शांत हैं। जब से किडनैपिंग का अटेम्प्ट किया गया था तब से स्कूल वालों ने अपनी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी थी। पेरेंट्स भी डर से अब अपने बच्चों को गेट तक छोड़ने और लेने जाया करते थे। कम से कम ऐसा करने से ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है और उनके बच्चे के किडनैप होने का डर अब कम हो गया है। अब सिंघानिया ग्रुप के अंडर आने वाले सारे नाइट क्लब या फिर बार में हर दिन इन्वेस्टिगेशन होने शुरू हो गए। शुरुआत में तो हरीश सिंघानिया ने जानने की कोशिश की कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट जुड़ने लगे वो समझ गया कि कोई उसे परेशान कर रहा है। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कौन आदमी है जो गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट का यूज कर रहा है और सिंघानिया ग्रुप को 2 दिन में 3 बार इन्वेस्टिगेशन करवा दे रहा है। ये तो वही हो सकता है जिसने उसके बेटे को पुलिस स्टेशन भिजवाया था। क्या ये सब राहुल की वजह से हो रहा है? 5 दिन तक इस परेशानी में रहने के बाद एक सुबह उसे चुरू कोर्ट का समन आया। उसमें हरीश सिंघानिया के ऊपर कॉपीराइट का केस किया हुआ था। कोर्ट का समन देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा कौन करवा रहा है। जब उसने समन की तरफ देखा तो पाया कि नीचे और भी कुछ खाली पन्ने थे।
जब उसे खोलकर देखा तो वो केस की ही एक कॉपी थी। आर्टिकल 125 के मुताबिक केस करने के 5 दिन के अंदर इस कॉपी को गुनहगार को भेज दिया जाता है और गुनहगार को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 15 दिन का टाइम मिलता है। हरी सिंघानिया ने चुपचाप कॉपी का पन्ना निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। राहुल ने सिंघानिया ग्रुप के ऊपर कई सारे आरोप लगा दिए थे। अगर सरल भाषा में कहें तो उन्हें 30 करोड़ रुपए चाहिए थे और साथ ही साथ कंपनसेशन। हरी सिंघानिया ने उस कॉपी को डेस्क पर फेंकते हुए कहा, लानत है मुझे तुम पर राहुल। हरीश सिंघानिया ने इतनी जोर से कॉपी पटकी कि जो बाहर खड़े गार्ड थे वो सब भी अंदर आकर चेक करने लगे। सब ठीक है, तुम सब जाओ यहाँ से। हरीश सिंघानिया ने दरवाजा बंद किया और फिर कॉल लगाकर कहा, लीगल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर विनोद सेठी जी को मेरे कैबिन में भेजो और साथ ही साथ 2 कॉफी भी लेते आना। थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट के ऑफिस के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। हरी सिंघानिया ने अपने एक्सप्रेशंस बदलते हुए कहा, आ जाइए। एक बुजुर्ग आदमी जो कि इस ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है वो अंदर आया। ये इंसान विनोद सेठी है, सिंघानिया ग्रुप के लीगल डायरेक्टर। मिस्टर हरीश, आप क्या मुझे ढूंढ रहे थे? विनोद सेठी ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं। वो हरी सिंघानिया के डेस्क के पास गए और उससे नमस्ते कहा। हाँ। फिर हरी सिंघानिया ने कोर्ट से आए समन और उसकी कॉपी को विनोद सेठी की तरफ फेंका और कहा, इसे देखो, ये क्या है? उन पेपर्स पर एक नजर डालते हुए विनोद सेठी ने इसे बड़े ध्यान से देखा और फिर कुछ देर बाद उसे टेबल पर वापस रख दिया। हरी सिंघानिया ने विनोद सेठी को देखते हुए कहा, कैसे 30 करोड़ रुपए कंपनसेशन में? ऐसा सोचने की राहुल की हिम्मत कैसे हुई? क्या मेरे पैसे मुझसे छीनना इतना आसान है? कुछ देर चुप रहने के बाद विनोद सेठी ने कहा, मिस्टर हरीश, अगर राहुल के पास पक्के सबूत हैं तो शायद ये केस हम कभी जीत नहीं पाएंगे। क्या आपके पास इसके खिलाफ कुछ पेश करने के लिए है? हरी सिंघानिया ने गुस्से में कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यहाँ जितने भी बार, नाइट क्लब या पार्टी हॉल हैं उनमें आए दिन हर गाना बजता है, फिर मेरा पैसा देना क्यों बनता है? ऐसा नहीं था कि ये गैर कानूनी काम पहले कभी नहीं हो रहा था, ये हमेशा से होता आ रहा है। लेकिन वो कह सकते हैं कि हरीश सिंघानिया की किस्मत खराब है कि इसका पंगा राहुल से हो गया है। विनोद सेठी ने उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कहा, मिस्टर हरीश, मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप इस मामले को आपस में ही सुलझा लें। अगर हम राहुल को हमारे यहाँ ले आए तो ये हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम इस केस का कोई हथियार बना लें तो हमारे जीतने के चांसेस कितने रहेंगे? हरी सिंघानिया ने अचानक पूछा। विनोद सेठी कुछ देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, बस 20%। ठीक है, तुम जाओ, मैं इस बारे में सोचता हूँ। हरी सिंघानिया ने उसे बाय कहकर ऑफिस से बाहर भेज दिया। क्या हरी सिंघानिया राहुल के पास जाकर उससे माफी मांगेगा? क्या राहुल पूरे तरीके से हरी सिंघानिया को बर्बाद कर देगा? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुबह राहुल जल्दी अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज खत्म कर ही रहा था कि तभी सारे बच्चे वहां पर आ गए। राहुल ने उन्हें थोड़ी देर और कलरी की प्रैक्टिस करने के लिए कहा। आज छुट्टी का दिन है, इसीलिए सोना को स्कूल नहीं जाना है, तो राहुल ने उसे और बाकी बच्चों को कुछ नए मूवमेंट सिखाने का सोचा। गार्डन के पिछले हिस्से में राहुल ने एक सिगड़ी लगाई जिस पर चाय उबलने के लिए रखी और दूसरी सिगड़ी पर स्वीट पोटैटो सेकने के लिए रखे। मिली भी राहुल के पास आकर बैठ गई और गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए उसे नैपकिन देने लगी। छोटे बच्चे गार्डन में सीरियसली प्रैक्टिस तो कर रहे थे, पर टाइम टू टाइम उनकी आंखें स्वीट पोटैटो पर जा रही थीं। पूरे गार्डन में उसकी खुशबू फैल गई थी। राहुल सोना के एक्सप्रेशन समझ रहा था। अब इसे देखना बंद करो और यहाँ आकर इसे खा लो, राहुल ने कहा। पापा, अब कितने प्यारे हो, सोना ने कहा। अंकल राहुल, क्या मैं भी इसे खा सकता हूँ? सोना के कजन ने कहा। हाँ अंकल राहुल, मैंने भी ये पहले कभी नहीं खाया है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, सोना के छोटे कजन ने कहा। राहुल की 4th जनरेशन में 4 छोटे बच्चे थे। सोना उन बच्चों में ऐसे घुलने मिलने लगी थी मानो जैसे बचपन से उनके साथ ही पली बड़ी हो। सोना सारे तौर तरीके उन बच्चों से ही सीख रही थी। वो साथ खाना, साथ खेलना, पूजा करना, सब कुछ उन बच्चों के साथ वो बेहतर तरीके से सीख रही थी। सोना के अलावा इन बच्चों ने भी अभी तक स्वीट पोटैटो चाट नहीं खाई थी। सब बच्चे उसके लिए काफी एक्साइटेड थे। ये गर्म है, इसे प्लीज धीरे खाना, मिली ने कहा। राहुल चाट बनाकर सभी बच्चों को खिला रहा था। मिली सबसे छोटी बच्ची को अपने हाथ से खिला रही थी। राहुल मिली को देखकर खुश हो रहा था कि कैसे उसने उसके परिवार को अपना लिया था। थैंक यू सो मच पापा, सोना ने कहा।
थैंक यू, ये बहुत टेस्टी है। मैंने ये पहले क्यों नहीं खाया? सबसे छोटी बच्ची ने राहुल से कहा। क्योंकि इससे पहले आपके मुंह में दांत ही नहीं थे तो आप ये कैसे खाती? राहुल ने हंसते हुए कहा। राहुल ने मिली की तरफ देखा और कहा, अरे मिली, तुम क्यों नहीं ले रही हो? ये बहुत अच्छा बना है। ठीक है, मैं एक ले लूंगी, मिली ने कहा। राहुल ने चाट बनाकर मिली के हाथों में दे दी। तभी फोन बजने लगा। मिली ने फोन देखा तो वो डरकर खड़ी हो गई और चाट अपने हाथ से गिरा दी। राहुल मिली को देखकर हैरान हो गया था कि अचानक से मिली को क्या हुआ है। मिली की फोन की स्क्रीन पर उसके फादर का नंबर था, जिसे देखकर मिली बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मिली की घबराहट देखकर राहुल बार बार पूछ रहा था, क्या हुआ? अरे फोन पर कौन है? मिली फोन को लेकर गार्डन के गेट की तरफ चली गई। सोना अपनी मम्मी की तरफ दौड़ी और मिली के पीछे पीछे घूमने लगी। सोना को पता लगा कि ये फोन उसके नाना का है। वो राहुल के पास दौड़कर आई और गोद में बैठ गई। तुम्हारी मम्मा के फोन पर क्या किसी भूत का फोन आया क्या? राहुल ने कहा। नहीं पापा, वो तो भूत से भी खतरनाक हैं। वो मम्मी के पापा हैं, मैं उनसे बहुत डरती हूँ। सोना ने कहा। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता है कि वो खतरनाक हैं? राहुल ने पूछा। मैंने उनके साथ काफ़ी टाइम बिताया है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। उन्हें जो चीज़ करनी होती है ना, वो उसे करके ही रहते हैं। सोना बड़े ड्रामेटिक तरीके से राहुल को स्टोरी सुनाती है। राहुल को लगता है कि सोना उसके साथ मजाक कर रही है, तो राहुल अपना काम करने लगता है। पापा, आप मेरी बात इग्नोर कर रहे हो। क्या आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? सोना ने कहा। अरे नहीं बेटा, मैंने ये कब कहा कि आप झूठ बोल रहे हो? और वैसे भी मैं मिली के पापा से डरता नहीं हूँ। राहुल ने सोना से कहा। क्या सच में आप नाना से नहीं डरते हैं? मम्मी तो उनसे डरती हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि वो आपको नाना के सामने लेकर भी नहीं जा सकती हैं। सोना की बात सुनकर राहुल हैरानी में पड़ जाता है। सोना अपने भाई बहनों के साथ खेलने लगी और राहुल से बोली, पापा, आज मुझे कलरी की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आज हम सब खेल रहे हैं। मुझे आज प्लेग्राउंड में खेलने जाना है। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारे भाई बहनों की टोली है, जिसके साथ तुम खेलती तो रहती हो। आज वो सभी फ्री हैं, तुम्हें जो करना है करो। राहुल ने सोना से कहा। इस बात पर उछलते हुए सोना कहती है, अब दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। वैसे मैं मम्मा के पापा के साथ बहुत साल रही हूँ, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, तो आपको तैयार रहना होगा। राहुल ने हंसते हुए कहा। तुम मुझे डराना चाहती हो शैतान बच्ची? सोना का चेहरा बहुत सीरियस था। उसने कहा, मुझे आंटी ने बताया था जब मम्मा प्रेग्नेंट थी और घर पर गई थी, तब नाना जी ने बहुत गुस्सा किया था। उन्होंने पूरा घर सर पर उठा लिया था। वो आपको मारना चाहते थे। सोना की बातें सुनकर राहुल को गुस्सा आ गया था, पर तब उसे लगा कि अगर यही सब कुछ सोना के साथ हुआ होता तो क्या मैं उस आदमी को जाने देता? मैं तो सीधा उसके घर पर जाकर उसे मार डालता। शायद वो भी मिली के लिए ऐसा ही सोच रहे थे। राहुल कहीं खो गया था। इतने में सोना ने राहुल से कहा, पर पापा, जब मैं उनकी लाइफ में आई तो उन्होंने इस बारे में बात करना बंद कर दिया और वो मेरे साथ अच्छे से रह रहे थे। पर मम्मा को आज भी लगता है कि नाना आपको मार डालना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले राहुल के पापा भी अपने समधियों से मिलने मुंबई जाना चाहते थे। तब भी मिली ने ही बहाना बनाकर उन्हें रोक लिया था। थोड़ी देर के बाद मिली वापस आई और राहुल से सॉरी कहा और फोन को सोना को देते हुए कहा, ये लो, नाना से बात करो, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। नाना पूछे तो उनको बताना मत कि तुम अपने पापा के घर पर रह रही हो। अगर नाना पूछना चाहें कि तुम अभी कहाँ पर हो तो उन्हें कह देना कि तुम मम्मी के साथ शूट पर देहरादून गई हो। सोना को समझाकर मिली ने फोन सोना को दे दिया। सोना बहुत ही समझदार बच्ची थी। अपनी माँ की परेशानी वो समझ रही थी। वो फोन उठाकर गार्डन के गेट की तरफ दौड़ पड़ी और जाकर बात करने लगी। छोटे बच्चे अपने खाने में इतने मगन थे कि उन्होंने राहुल और सोना की बातें सुनी भी नहीं। राहुल ने कहा, वैसे तो सोना ने मुझे काफ़ी कुछ बता दिया है और मुझे उसमें कुछ गलत भी नहीं लगता है, पर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो सच में मुझसे बहुत नाराज़ हैं? आई एम सॉरी, मेरे मम्मी पापा पढ़ी लिखी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं। मिली की बातें सुनकर राहुल चुप हो गया था। मिली ने राहुल से माफ़ी मांगते हुए कहा, जब मैं प्रेग्नेंट थी और घर गई थी तो मेरे मम्मी पापा को लगा कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, इसीलिए वो इतने सालों से तुम्हें नापसंद करते हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरी बात को आज तक समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए मुझे बात बात पर झूठ बोलना पड़ता है। मिली अपने मम्मी पापा के गुस्से को जानती थी, खासकर उसके पिता बहुत गुस्सैल थे। और अगर मैंने उन्हें ये बता दिया कि मैं यहाँ चुरू में तुम्हारे घर पर ही रह रही हूँ, तो मेरे पापा तुम्हें मारने के लिए यहीं आ जाएंगे और उनकी बेटी और उनकी नाती को यहाँ से ले जाएंगे। मिली ने उदास होते हुए कहा। मिली की बातें सुनकर राहुल सोच में डूबा हुआ था।
वो जानता था कि उसके फादर उसे जान से नहीं मार सकते हैं, पर हाँ, वो अपना गुस्सा किसी भी हद तक उस पर दिखा सकते हैं। हालांकि राहुल को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो मिली के चेहरे पर उदासी देखकर इस सोच में पड़ गया था कि उसने कितना गुस्सा और कितना दुख अकेले झेला है। मैं समझ सकता हूँ, तुमने हमारी फूल जैसी बच्ची को रोज कितनी मुश्किलों से पाला होगा। पहले 9 महीने तुमने उसे अपने पेट में पाला और मुझे इसकी खबर भी नहीं थी। मैं सच में बहुत बुरा इंसान हूँ। सोना को तुमने कितने अच्छे से पाला पोसा है। उसकी परवरिश लाजवाब है। इतनी कम उम्र में उसमें इतनी समझ तुम्हारी वजह से ही आई है। और तुम्हारे पापा का गुस्सा भी जायज़ है। अगर मैं उनकी जगह होता तो 7 समंदर पार उस लड़के को ढूंढता और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। तो मुझे उनके गुस्से से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कभी सोना के साथ ऐसा हुआ होता तो मैं तो पूरी दुनिया हिला देता। हम एक काम करते हैं, हम साथ में मुंबई चलते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा से माफ़ी मांगते हैं। वो मुझे बहुत कुछ कहेंगे पर इट्स ओके। मेरी गलती के लिए मैं उसका हकदार भी हूँ। तुम्हें इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें इस बात को ख़त्म करने के लिए उनके पास जाना ही होगा, राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर मिली बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अगर एक बार हम वहाँ चले गए तो वो मुझे और सोना को वहाँ से जाने नहीं देंगे। तुम्हें नहीं पता, जब हमारे मैरिज सर्टिफिकेट की बात उन्हें पता चली थी तो वो मुझे रोज़ फ़ोन करते थे कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर वापस आ जाऊँ। उन्हें लगता था कि ये शादी मैं मजबूरी में कर रही हूँ। वो मेरी बात नहीं समझते हैं। तो तुम वहाँ जाने की तो सोचना भी नहीं, वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। मैं इस गलती के लिए मार खाने को भी तैयार हूँ, पर अब मैं तुम्हें और इस प्रॉब्लम को अकेले झेलने नहीं दूंगा। वैसे तो तुम्हें पता ही है कि मैं फाइटिंग में कितना स्ट्रांग हूँ। राहुल ने कहा। तुम्हें फाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उन्हें धीरे धीरे आराम से बता दूंगी और मुझे यकीन है कि एक दिन वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे उन्होंने सोना के साथ मुझे एक्सेप्ट किया है, मिली ने कहा। सोना बात खत्म करके आ गई। तुम सबको थोड़ी देर बाद कलरी की प्रैक्टिस करनी है, मिली ने कहा। मिली को पहले बुरा लगता था कि छोटी बच्ची को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पर अब उसे लगता है कि सोना को खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। इसीलिए उसे कलरी की प्रैक्टिस करते हुए देख मिली बहुत खुश है। पापा ने कहा है कि आज हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आज हम खाएंगे पिएंगे और मस्ती करेंगे और पापा हमें प्लेग्राउंड लेकर जाएंगे, सोना ने मिली से कहा। मिली ने राहुल की तरफ देखा। राहुल ने कहा, हाँ, मैंने ही कहा है। राहुल सोना की तरफ देखता है। राहुल फंस गया था। एक बार अगर सोना ने जिद कर ली है कि उसे प्लेग्राउंड जाना है तो आज उसे बाहर लेकर जाना ही पड़ेगा। इसमें से 2 बच्चों को होमवर्क पूरा करना था, तो राहुल सबसे छोटी बच्ची और सोना को ही खिलाने के लिए ले गया। मिली को भी एक फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम करना था, इसीलिए वो भी राहुल के साथ बाहर नहीं गई। राहुल दोनों बच्चियों को लेकर प्लेग्राउंड चला गया। आज वीकेंड है तो एंटरटेनमेंट पार्क में बहुत ज्यादा भीड़ है। ढेर सारे बच्चे वहां खेलने आए हैं। पार्क के एंट्री गेट पर ही बहुत भीड़ थी। एक लड़का जिसने अपने चेहरे को ढका हुआ है, सिर पर कैप पहनी हुई है, दोनों हाथों में बच्चियों को पकड़कर चल रहा है। ये बहुत प्यारा सीन था। राहुल में सच्चे पिता की खूबी थी। राहुल को इस तरह से चलता हुआ देखकर कुछ लोग सोच रहे थे, कहीं ये बच्चों की किडनैपिंग करने वाला आदमी तो नहीं है, क्योंकि राहुल ने खुद को बहुत ज्यादा कवर किया हुआ था। जब वो गेट पर आए तो सामने से म्यूजिक और गाने की आवाज आ रही थी। गार्डन में घुसने के पहले ही एक बड़ा ग्रुप खड़ा था। राहुल उन्हें देखकर रुक गया। लोग बातें कर रहे थे। क्या ये कैरियोके है? ये कैसी मशीन है? मुझे समझ क्यों नहीं आ रही है। क्या ये मशीन गाने गा रही है? एक लड़की ने कहा। वहां खड़े 2 लड़कों ने समझाया कि ये एक सेल्फ कैरियोके सर्विस की मशीन है। आप इसमें कोई भी गाना सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप कॉइन डालोगे उतनी देर तक आप गाना गा सकते हो और सुन सकते हो। राहुल लोगों के डिस्कशन को सुन के समझ रहा था कि वहां पर क्या चल रहा है। राहुल ने मशीन के पीछे देखा तो एक छोटा सा कैफे था जहां चाय, कॉफी और जूस मिल रहा था। ये एक लड़के का आइडिया था कि एंटरटेनमेंट पार्क की एंट्री पर ही वो इस तरह की सेल्फ सर्विस कैरियोके मशीन प्लेस करे ताकि लोग पहले ही उसकी कॉफी शॉप पर रुक जाएं। इस मशीन को देखकर लोग अट्रैक्ट हो रहे थे और हैरान भी हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। पर यह मशीन राहुल के लिए बिल्कुल भी नई नहीं थी, बल्कि हैरानी की बात थी कि मशीन राहुल के पिछले जन्म में उसकी ही कंपनी ने लॉन्च की थी। ये मशीन उन्होंने इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ मिलकर बनाई थी। इस मशीन में 4 लोगों तक की जगह थी जो इसमें अंदर जाकर कॉइन डालकर गाना गा सकते हैं। मशीन आपको एक मनचाहा साउंड ट्रैक प्रोवाइड कराएगी जिस पर आप अपनी आवाज में गा सकते हैं। ये पूरी मशीन ट्रांसपेरेंट कांच की बनी हुई थी जिसमें आप अंदर किसी भी एक्शन को देख सकते हैं। इसके अंदर सॉन्ग सिलेक्शन सिस्टम, एक लार्ज स्क्रीन, 4 बड़ी स्टूल, माइक्रोफोन और प्रोफेशनल ब्लैक हेडसेट और ऊपर की तरफ लाइट्स लगी हुई थी। गाने की आवाज थोड़ी खराब थी क्योंकि लोग सुर में नहीं गा रहे थे। बाहर खड़े लोग उन्हें देख रहे थे। क्या मिली के पापा राहुल को माफ करेंगे?
क्या मिली के पापा राहुल और मिली को हमेशा के लिए दूर कर देंगे? क्या सोना को पार्क में मजा आएगा, या यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पापा ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि एक आयरन बॉक्स है। ये काफी अलग है। सोना की बड़ी बड़ी आंखों में बहुत सारी उत्सुकता थी। राहुल अपने सामने रखी मशीन को देख रहा था और फिर उसके बाद उसने सोना को समझाया, बेटा इस मशीन को कहते हैं सेल्फ सर्विस मिनी कैरियोके मशीन। तुम अपने मम्मी पापा के साथ कैरियोके नाइट में गई थी ना, ये वही चीज है, पर ये छोटी है। कैरियोके? क्या ये मशीन अपने आप गाना गा सकती है? छोटी अपनी आंखें बड़ी करते हुए उससे पूछती है। राहुल ने फिर कहा, नहीं बेटा, ये अपने आप गाना नहीं गाती है। इसको चलाने के लिए तुमको इसके अंदर एक सिक्का डालना होता है। क्या ये गेम मशीन जैसा है? सोना की आंखें चमक गईं। छोटी ने अपनी आंखें झपकाईं और कहा, सोना, राहुल काका ने बताया ना कि ये सिंगिंग के लिए है। सोना, क्या तुम भी गाना गा सकती हो? सोना ने अपना सिर गर्व से ऊंचा किया और कहा, हाँ मैं जरूर गाना गा सकती हूँ। मैंने और पापा ने साथ में कई सारे गाने गाए हैं। वाह! छोटी सोना की इस बात से काफी हैरान थी और साथ ही साथ उसे खुशी भी थी। ये बच्चे छोटी छोटी बातों में ही खुश हो जाते हैं। पापा चलो ना, इस मशीन पर चलते हैं और खेलते हैं, सोना ने राहुल से कहा। अच्छा, तो तुम दोनों को खेलना है तो चलो चलते हैं, पर उसके लिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। अभी जो गा रहे हैं उनके खत्म करने के बाद हम लोग खेलेंगे। राहुल सोना और छोटी की बात को मान गया था। वो तीनों मिनी कैरियोके मशीन के पास खड़े हो गए थे और अपनी बारी का वेट करने लगे थे। राहुल की पिछली जिंदगी की मशीन से इस मशीन की तुलना की जाए तो इस सेल्फ सर्विस कैरियोके मशीन में कुछ गलतियां थीं। जैसे कि इसकी आवाज तेज तो थी, पर इतनी भी नहीं कि आसपास के लोग अच्छे से गाने सुन पाएं, जिसकी वजह से लोग उस मशीन के आसपास ही झुंड बनाकर खड़े हो रहे थे। लेकिन एक सुविधा यह भी थी कि आप इसका गेट बंद करके सिर्फ अपने चुनिंदा लोगों के सामने ही गा सकते थे। उनमें से कुछ लोगों के अंदर गाने का कारण यह भी था कि पब्लिक में गाना गाना एक बहुत बड़ा टास्क था। अगर कोई गाना अच्छा नहीं गा पाया तो उसका मजाक उड़ सकता था। कुछ लोगों का ग्रुप बाहर इकट्ठा हो गया था और वो कैरियोके पर गानों को सुन रहे थे। साथ ही साथ वो लोग दूसरे कैरियोके पर चल रहे गानों को भी सुन रहे थे और खुशी खुशी बातें कर रहे थे। 10 मिनट तक वेट करने के बाद सेल्फ सर्विस मिनी कैरियोके मशीन का दरवाजा खुला और अंदर से दो जवान लड़के और लड़कियां बाहर हंसते हुए आते हैं। राहुल उन दोनों को देखकर स्माइल करता है और फिर दोनों बच्चों को लेकर अंदर जाता है। सच कहा जाए तो उन दोनों ने काफी ठीक गाया था। हालांकि उनका टेम्पो उतना अच्छा नहीं था, पर उन्होंने कम से कम गाना अच्छा गाया था। नहीं तो लोगों के लिए उन दोनों को झेल पाना काफी मुश्किल हो जाता। सेल्फ सर्विस मिनी कैरियोके मशीन के अंदर जाते हुए राहुल ने पहले इंस्ट्रक्शन देख लिए थे। मशीन को इस्तेमाल करना काफी आसान था। इसमें बस एक ऐप से लॉगिन करना था और फिर उसके बाद अपना गाना ऑर्डर करना था। गाना अपने आप ही ऐप के अकाउंट में सेव हो जाता है और जिसको आसानी से दोस्तों के साथ भी शेयर किया जा सकता था। जहां तक पैसों की बात करें तो ये सिर्फ 25 रुपए पर गाना ले रहा था और हर 15 मिनट के 10 रुपए, तो ये काफी सस्ता कहा जा सकता है। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक राहुल ने अपने अकाउंट से लॉगिन किया और फिर उसके बाद से प्लेलिस्ट अपने ऐप में चालू कर दिया। जब राहुल ने लिस्ट खोली तो उसने देखा कि उसके गाने उसकी लिस्ट में ज्यादा हैं और सारे गाने अनऑथराइज्ड शो हो रहे थे। हर एक गाने के पीछे एक लाइन लिखी हुई थी, दिस सॉन्ग इज फ्री। ये मशीन काफी स्मार्ट थी और प्रॉफिट वाली थी। पापा, इसके अंदर आपके गाने भी हैं। सोना ने अपने पैर के ऊपर पैर रखकर राहुल के फोन में झांकने की कोशिश की। राहुल ने सर हिलाया और एक मुस्कान के साथ कहा, क्यों, क्या तुमको पापा का गाना गाना है? मुझे आपका गाना गाना है। ये बोलते हुए उसने राहुल के गाने पर क्लिक किया। छोटी भी बार बार चिल्ला रही थी, मैं भी गाऊंगी, मैं भी गाऊंगी। ठीक है ठीक है, राहुल ने अपना सिर हिलाया और गाना सिलेक्ट किया। मशीन की बड़ी स्क्रीन में एकदम से लाइट आई। फिर जैसे ही राहुल और सोना माइक पर आए, वैसे ही उस गाने के लिरिक्स उस स्क्रीन पर दिखना शुरू हो गए। साथ ही साथ वो किसका गाना है वो भी लिखा आने लगा। कंपोजर राहुल, लिरिक्स राहुल, सिंगर राहुल और सोनाक्षी। सोना ने कान में हेडफोन्स पहने और स्क्रीन पर लिखी हुई लिरिक्स को देखे बिना उसने माइक्रोफोन उठाया और बोला, पापा आप भी थोड़ा सा गा सकते हैं। राहुल ने भी ईयरफोन्स लगाए और माइक्रोफोन पर बोला, व्हाई नॉट। छोटी ने भी माइक्रोफोन पकड़ा और बोला, मैं भी आपके साथ गाऊंगी। राहुल ने छोटी के सिर पर एक हाथ रखा और बोला, जरूर। सोना एक बड़ी बहन की तरह लग रही थी। उसने ईयरफोन निकाला और छोटी के कान में पहना दिया और साथ में गाना शुरू किया। राहुल दोनों बच्चों को बड़े प्यार से एक मुस्कान के साथ देखता रहा
और फिर धीरे से समझाते हुए बोला, बेटा तुम दोनों आउट ऑफ ट्यून हो। उन तीनों को जैसे ही उस छोटे से सेल्फ सर्विस मिनी के टीवी में से आवाज आई, तीनों हंसने लगे, क्योंकि वहां पर इस कन्वर्सेशन के लिए कोई म्यूजिक नहीं था। जो लोग बाहर वेट कर रहे थे वो फ्री के गाने सुन रहे थे। वो भी सारे चौंक गए थे और वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अंदर क्या चल रहा है। ये लोग अंदर क्या बातें कर रहे हैं, बाहर खड़े एक आदमी ने कहा। तभी एक प्यारी सी आवाज सेल्फ सर्विस मिनी कैरियोके मशीन से आई। ये प्यारी सी आवाज गाने में बहुत अच्छी लग रही थी। सोना की आवाज दिल को छूने वाली थी। फिर जैसे ही राहुल ने गाना गाना शुरू किया, वैसे ही उसकी आवाज बहुत प्यारी आई। ये समझ में आ रहा था कि उस गाने में बहुत सारे इमोशंस हैं। इस गाने को जब भी राहुल ने गाया है, वो सोना के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया है, और जब सोना उसके साथ है तो ये गाना उसको और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सोना और छोटी दोनों राहुल की आवाज में खो से गए थे और उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। वहां बाहर बहुत सारे लोग इस गाने को सुन रहे थे, पर जैसे ही गाना राहुल ने गाना शुरू किया तो सबने उस कैबिन को चारों ओर से घेर लिया। यह आवाज बहुत ही अच्छी है। ओरिजिनल सिंगर से कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, एक आदमी ने कहा। राहुल की आवाज सुनते ही बाहर खड़े हुए सारे लोग उसके बारे में बात करने लग गए थे। तभी एक चालाक इंसान ने अपना फोन पॉकेट से निकाला और उसको लाइव रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही गाना खत्म हुआ, उन दोनों बच्चों को इसमें बहुत मजा आया था। इसी वजह से सोना ने एक और गाना गाने के लिए जिद करनी शुरू कर दी थी। अच्छा ठीक है, तुमने वैसे बहुत अच्छा गाया है, राहुल ने उन दोनों बच्चियों से कहा। फिर एक और सिक्का डाला और नया गाना शुरू किया। तभी एक नया फिल्मी गाना सोना और छोटी ने गाना शुरू किया और उनका साथ राहुल ने दिया। बाहर खड़े लोग दुविधा में थे। उनमें से एक ने कहा, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि राहुल की आवाज है। अरे ये तो राहुल से भी अच्छा गा रहा है, दूसरे ने कहा। फिलहाल राहुल पूरे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 10 में से 9 लोग तो राहुल को जानते ही जानते हैं और उसके गाने गाते हैं। बाहर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। बाहर कम से कम भी अब 100 लोग खड़े हो चुके थे। वैसे कोई सोच भी सकता है कि अगर राहुल गाए तो इससे कम भीड़ होगी। राहुल के डाई हार्ड फैंस वहां पर बाहर खड़े हुए थे और उसकी आवाज अंदर खड़े हुए इंसान के साथ कंपेयर करने लग गए थे। उन्हें अभी भी नहीं लगा था कि राहुल ही गा रहा है। वहां पर ऐसे लोग भी थे जो कि राहुल के लिए बुरा बोल रहे थे। तभी उसके फैंस और उन बाकी लोगों ने बहस करना भी शुरू कर दिया। तब सारे के सारे फैंस गुस्सा हो गए थे। जैसे ही कोई भी राहुल की बुराई सुनता तो सबके चेहरे गुस्से में तब्दील हो जाते और वो साथ खड़े हुए लोगों से बहस करने लग जाते। अगर दूसरे लोग उन्हें नहीं रोकते तो शायद वो राहुल के इंसल्ट के लिए लड़ भी जाते। तभी वहां एक यंग हरे बालों वाला लड़का एक लड़की को, जिसने बहुत ही ज्यादा मेकअप किया हुआ था, अपनी बाहों में लेकर आता है। उनके पीछे 3 लड़के और चल रहे थे जिनके बालों के रंग अलग अलग थे। उनके कपड़े एकदम फंकी थे। हरे बालों वाला जो लड़का था वो लीड कर रहा था और उसके गले में बहुत बड़ी गोल्ड की चेन भी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई गुंडा हो। क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पर, क्यों बहस कर रहे हो? हरे बालों वाले लड़के ने क्राउड के सामने खड़े होकर बोला। इन लोगों ने जैसे कपड़े पहने हुए थे, इनसे बात करने की ताकत कौन ही जुटा पाएगा। जिन 2 ग्रुप्स में लड़ाई चल रही थी वो लोग ऐसे चुप हो गए जैसे वहां पर लड़ाई हुई ही ना हो। हरे बालों वाले लड़के ने अपना हाथ उस लड़की पर रखा जो उसके बगल में खड़ी थी और वो बोला, हम जाएंगे अंदर। वो आगे भी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मिनी कैरियोके से एक प्यारी सी आवाज आने लगी। ये गाना कौन गा रहा है? हरे बालों वाले लड़के की आंखें चमक गई थीं। उसने मिनी कैरियोके की तरफ देखते हुए गाने को सुना। उसके बगल में खड़ी हुई लड़की ने कहा, रॉकी, मुझे ये आवाज बहुत ही अच्छी लग रही है। हरे बालों वाले लड़के ने कहा, सच में? ये तो ओरिजिनल सिंगर के एकदम सिमिलर लग रहा है। उसने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, बेबी, तुमको कौन सा गाना सुनने का मन कर रहा है? मैं इस लड़के से तुम्हारे लिए गाना गाने को बोलूंगा। ये सुनते ही उस लड़की ने हरे बालों वाले लड़के को किस किया और बोली, रॉकी, तुम बहुत ही प्यारे हो, मुझे तुझसे प्यार है जाने मन, ये गाना सुनने का मन कर रहा है। ठीक है, रुको, मैं तुमको अभी वो गाना सुनवाता हूँ। हरे बाल वाले लड़के का नाम रॉकी था। रॉकी आगे बढ़ा और उसने आगे जाकर मिनी कैरियोके के दरवाजे पर हाथ मारा जिसमें राहुल था। जैसे ही कोई अंदर घुसता है वैसे ही मशीन के सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं और वो केवल और केवल अंदर से ही खुल सकता है। राहुल बहुत ही दिल से गा रहा था। जब उसने गेट पर एक नॉक सुना तो वो रुक गया। मौके पर खड़े सभी लोग भी नजारा देखने के लिए रुक गए। ये कौन है, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था। कितना बेकार इंसान कौन हो सकता है? देख क्या रहे हो, दरवाजा खोलो जल्दी। जब उसने नोटिस किया कि मशीन के कैबिन के अंदर खड़े हुए लोग बाहर देख रहे हैं तो हरे बालों वाले लड़के ने चिल्लाया, अरे जल्दी करो। राहुल को पहले तो उससे बात करने का मन नहीं था, पर वो बार बार जोर जोर से नॉक कर रहा था।
जिसकी वजह से राहुल गाना नहीं गा पा रहा था। इसीलिए राहुल ने झट से अपना मुंह कवर किया और दरवाजा खोलकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? भाई तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। हरे बालों वाला लड़का उसकी पहचान नहीं कर पाया। उसने कुछ पैसे अपने पॉकेट से निकाले और बोला, मैं तुमको 500 रुपये दूंगा, तुम वो गाना गाना जो मैं तुमसे बोलूंगा, क्या कहते हो? नहीं। राहुल ने बस ये बोलकर दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। ये देखकर हरे बालों वाले लड़के ने अपना पैर झट से आगे बढ़ाया और दरवाजे के बीच में लाकर रख दिया और फिर बोला, क्या कहा तूने? मना कर दिया? तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? मैं 500 रुपये दूंगा हर एक गाने के लिए जो मैं तुझसे गाने के लिए बोलूंगा। सर प्लीज आप अपना पैर पीछे करिए, मैं आपके लिए गाना नहीं गा सकता। अगर आपको गाना है तो आप दूसरी मशीन पर जा सकते हैं। राहुल ने उस हरे बालों वाले लड़के की आंखों में आंखें डालकर बोला, ओ तो तुझे गुस्सा भी आता है? उस लड़के ने बोला और उसने सोचा कि वो राहुल को मजा तो चखाएगा ही। उसने बोला, अपने छोटे भाई बहन के सामने पिटना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए ये पैसे ले और गाना गा, तुझसे प्यार है जाने मन, नहीं तो मुझे अपना काम निकलवाने के और भी तरीके आते हैं। मेरी बीबी ने बोला है तो तुझे गाना पड़ेगा। अबे सुन, मैं तुझे दूसरा चांस देता हूँ। अगर तूने अब दोबारा मुझे तंग किया ना तो मुझे पुलिस को बुलाने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। राहुल का चेहरा काफी लाल हो गया था। वो बेहद गुस्से में आ गया था। क्या राहुल इस लड़के से लड़ाई करेगा? क्या ये लड़का राहुल से गाना गवा पाएगा? क्या इस बार भी पुलिस को राहुल के मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रॉकी ने चिल्लाते हुए कहा, पुलिस को बुलाओ, तुम्हें तो रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इससे पहले पुलिस आए, सैंडी जरा इसे सिखाओ तो कि मेरे भाई के साथ कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है रॉकी भाई। उसके बाद उसके पीछे से एक बहुत ही भयानक नजर आने वाला इंसान आता है। गंदे आदमी, तुम मेरे पापा और अंकल को कुछ नहीं करोगे। सैंडी जैसे ही राहुल के करीब आने वाला था तभी सोना और छोटी की आवाज आई। जब उन लोगों ने उस आवाज को ढूंढने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि राहुल के पीछे से दो बच्चियां अपना बायां और दायां हाथ फैलाए हुए राहुल को बचा रही थीं। इन छोटी छोटी बच्चियों की आंखों में आंसू भरे हुए थे। अपने पापा को बचाने की कोशिश देखकर हर कोई हैरान रह गया। सोना और छोटी को अपने सामने खड़ा देख सैंडी उन्हें चिढ़ाने के लिए जोर जोर से हंसने लगा और झुककर उनकी गर्दन पर लिपटा स्कार्फ खींचने लगा। छोटी इधर आओ। सोना कूदकर सैंडी के बाएं पैर को अपने कंधों से धक्का देती है। छोटी भी सोना की हरकत को कॉपी करते हुए सैंडी के दाएं पैर को धक्का देती है। आउच! ये क्या था? सैंडी जो अभी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था उसे अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी कार ने उसे धक्का दे दिया हो और सैंडी पीछे की ओर गिर गया। उसके पीछे खड़ा रॉकी भी गिर गया जैसे सैंडी ने उसे कुचल दिया हो। सैंडी, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमसे जल्दी उठा नहीं जा रहा है? रॉकी ने कहा। अरे रॉकी भाई, उसने तो मेरे सीने पर लात मारी है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये सीन देखकर वहां मौजूद जो लोग थे वो हंसने लगे। ये देखकर राहुल भी हैरान हो गया। इन दो बच्चियों ने सिर्फ 2 महीनों से ही कलरी सीखा है तो ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? पर यह भी हैरानी वाली बात है कि सैंडी जो हर चीज में रॉकी को फॉलो करता है वो दिखने में तो काफी ताकतवर लगता है, लेकिन वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि इन दो बच्चियों के धक्के से नीचे गिर जाए? सोना दीदी, मेरे कंधे में दर्द हो गया है। छोटी अपने कंधे को सहला रही थी। सोना भी कोई बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन उसने एक बड़ी बहन का किरदार बहुत अच्छे से निभाया और छोटी से कहा, छोटी तुम ठीक हो और अभी तो तुम और भी धक्के दे सकती हो। राहुल ने उन छोटे बच्चों का सिर पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, आज तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, तुम दोनों बहुत बहादुर हो। पापा, हमने अच्छा किया ना, आज हमने आपका ध्यान रखा है। सोना और छोटी दोनों अपने दर्द को भूल गईं और दोनों खुश हो गईं। क्या मजाक है, अब ये दो छोटी छोटी बच्चियां मुझे मारेंगी? रुको, मैं इन्हें अभी बताता हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद सैंडी उठा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसके भयानक चेहरे को देखकर सोना और छोटी डर कर राहुल के पीछे जाकर छुप गई। राहुल ने दोनों बच्चियों को अपने पीछे छिपाते हुए कहा, सोना और छोटी तुम दोनों थोड़ी देर के लिए यहीं रहो, पापा उन्हें सबक सिखाकर अभी आते हैं, फिर तुम्हारे साथ वो गाना गाएंगे, ठीक है? सोना ने कहा, ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखना। छोटी ने भी कहा, अंकल वो लोग गंदे आदमी हैं, उन्हें छोड़ना मत। मिनी कैरियोके मशीन का दरवाजा बंद करने के बाद सैंडी को देखकर राहुल और गुस्सा हो गया। उसने सैंडी और रॉकी को घूरते हुए देखा। ऐसा लगा कि जैसे ये उन्हें आज मार ही देगा। तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की?
सैंडी ये कहते हुए राहुल पर अटैक करने आया। राहुल ने सैंडी को इस बार मारने का एक भी मौका नहीं दिया। वो जैसे ही राहुल की तरफ दौड़ते हुए आया, राहुल ने एक झटके में सैंडी के सीने पर एक मुक्का मारा। सैंडी की सारी ताकत चकनाचूर हो गई और वो राहुल के सामने जाकर गिर पड़ा। राहुल ने अभी भी उस पर रहम नहीं किया। राहुल ने उसके हाथों को पकड़कर तोड़ दिया। राहुल तब तक नहीं रुका जब तक कि सैंडी के मुंह से जोर की चीख नहीं निकल गई। अब तुम्हारी बारी है, ये कहते हुए राहुल सीधे रॉकी की तरफ मुड़ा और कहा, क्या कह रहे थे तुम मुझे ये सिखाने वाले थे ना कि मर्द कैसे बनते हैं? मुझे लगता है कि पहले तुम्हें खुद मर्द बनने की जरूरत है। राहुल के अचानक से पीछे मुड़ने पर रॉकी और वो लड़की डर के मारे एकदम पीछे हो गए। ये बता नहीं सकते कि राहुल ने कितनी जोर से सैंडी को थप्पड़ मारा था। थप्पड़ सैंडी को लगा था, पर दर्द वहां मौजूद सबके गाल पर हुआ था। तुम क्या करना चाहते हो? 2 कदम पीछे खड़े रॉकी ने घबराते हुए पूछा। राहुल उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहने लगा, तुम्हें मर्द बनना सिखा रहा हूं। रॉकी ने कहा, देखो मेरा नाम रॉकी है और मैं ओल्ड रेस्टोरेंट बार के जनरल मैनेजर राघव का भाई हूँ। अगर तुमने मुझे कुछ भी किया ना तो मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। राघव? राहुल समझ गया था कि वो अपने दुश्मन के बहुत करीब है। थाना प्रभारी ने उससे कहा था कि सोना की किडनैपिंग में राघव का हाथ है। वैसे तो इन सबके पीछे असली आदमी सिंघानिया ग्रुप का मालिक हरीश सिंघानिया है। ये राघव तो बस एक मोहरा है। अब राहुल इस काम के मास्टरमाइंड हरीश सिंघानिया को समझ चुका था। हरीश सिंघानिया अब बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुका है और छोटू यादव और उसका छोटा भाई तो पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं। अगर कोई बचा है तो वो राघव है। राहुल के पास इतना अच्छा मौका है कि राघव का भाई रॉकी अब उसके पास है। रॉकी को ढूंढते हुए राघव तो आएगा ही। इधर मत आना। रॉकी डर गया था। वो समझ गया था कि अब राहुल उसे मारने वाला है। ओए तुम लोग इधर आओ, रोको इसे। मैं अपने भाई से कहकर तुम दोनों को बार का सिक्योरिटी गार्ड बनवा दूंगा। रॉकी की बात सुनकर वहां खड़े दोनों नौजवान दौड़कर रॉकी को बचाने आ गए। यह आदमी बहुत ताकतवर नहीं था, बस बहुत ज्यादा गुस्से में था। दौड़कर आने के बाद उन दोनों ने राहुल पर अटैक किया। एक ने राहुल के अपर बॉडी पर अटैक किया तो दूसरे ने लोअर बॉडी पर। एक बाईं ओर मार रहा था तो दूसरा दाईं ओर। ये बहुत अफसोस की बात थी कि हमारा राहुल मार खा रहा था, पर राहुल तुरंत अपने पैर को हवा में फेंकते हुए खड़ा हुआ और उन दोनों के अटैक का सामना किया। उस वक्त उसने एक के दाएं पैर पर जोर से मारा और दूसरे की दाईं पसली पर। राहुल से मार खाकर वो दोनों लड़के जमीन पर गिर गए। उन दोनों को निपटाकर जब राहुल रॉकी को मारने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि रॉकी भाग चुका था। रॉकी मौके का फायदा उठाते हुए भीड़ में घुस गया और फिर राहुल की नजरों से ओझल हो गया। अब वहां सिर्फ एक लड़की बची थी जिसने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था। उसने राहुल को देखा। उसकी आंखों में राहुल के लिए डर था। ये लड़का तो बहुत जल्दी भाग गया। राहुल ये कहकर पीछे मुड़ा। राहुल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास रॉकी का नंबर है? फोन करो उसे, यहाँ बुलाओ। उसे कहो कि अगर वो बचना चाहता है तो अपने भाई को बुलाए अपनी हेल्प के लिए। इन दोनों को ऐसा लगा कि राहुल उन्हें पीछे मुड़कर फिर से मारेगा। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल उन्हें रॉकी को कॉल करने के लिए कहेगा और कहेगा कि वो राघव को बुलाए उसकी हेल्प करने के लिए। उसने राहुल की बात मानते हुए रॉकी को कॉल मिलाया और वही कहा जो राहुल ने उसे कहने को कहा था। फोन स्पीकर पर था और रॉकी का जवाब बहुत गुस्से में आया। उसका सारा गुस्सा फोन में झलक रहा था। जब रॉकी फोन पर ही था तभी राहुल का भी फोन बजने लगा। वो अपना फोन निकालता है और देखता है कि एक अननोन नंबर से उसके पास कॉल आ रहा है। हेलो, कौन? थोड़ी देर सोचने के बाद राहुल ने फोन उठाया। हेलो, क्या मेरी बात राहुल से हो रही है? मैं सिंघानिया ग्रुप से हरीश सिंघानिया बोल रहा हूँ। फोन के उस ओर से एक भारी आवाज आती है। आज दोपहर में मैंने अमृत होटल में एक टेबल बुक की है और मैं वहां पर लंच के लिए मिस्टर राहुल को बुलाना चाहता हूँ। तो क्या मिस्टर राहुल मेरे साथ लंच कर सकते हैं? हरीश सिंघानिया? राहुल जमीन पर गिरे उनके लोगों को देखता है और कहता है, तो आप सिंघानिया ग्रुप के मालिक हरीश सिंघानिया बोल रहे हैं? माफ करें, लंच के लिए मेरा पहले से ही आज एक अपॉइंटमेंट है, तो आज मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। तो डिनर के बारे में क्या कहना है? हरीश सिंघानिया ने आगे कहा, मैं रात का डिनर अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ घर पर ही करता हूँ। राहुल ने साफ मना कर दिया और आगे कहा, वैसे आप मुझे सिर्फ डिनर करने के लिए तो नहीं बुला रहे हैं, तो क्या जो बात आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ फोन पर नहीं कर सकते? हरीश सिंघानिया जानता था कि राहुल खाने का इनवाइट तो नहीं लेगा, इसीलिए उसने सीधे मुद्दे की बात की। मिस्टर राहुल, हमारे बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। देखिए राहुल, मुझे लगता है कि हमारे बीच में जो भी गलतफहमी है, अगर उसका सोल्यूशन आपके पास है तो आप बताइए, मैं मना नहीं करूंगा। राहुल ने आगे कहा, तो हरीश सिंघानिया जी का कहना है कि मैंने आपके ऊपर जो मुकदमा दायर किया है उसे वापस ले लूं।
अगर आप मेरी कंप्लेंट की कंडीशन मान लेते हैं तो मैं अपना केस वापस ले लेता। अगर आप मेरी कीमत पर राजी हो जाते हैं तो आपको आपके ग्रुप के सभी नाइट क्लब में मेरे गाने बजाने का राइट मिल जाता। हरीश सिंघानिया ने आगे कहा, मिस्टर राहुल, आपको नहीं लगता कि कीमत बहुत ज्यादा है? और आपको पता होना चाहिए कि मैं इस केस के अलावा अपने बेटे के मामले को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। अगर मिस्टर राहुल ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे माफ करें, आपने ये बात गलत आदमी के सामने कही है। मैं इस मामले में आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अपनी बात कहकर राहुल ने फोन कट कर दिया। जमीन पर गिरे लोगों को देखकर राहुल ने उनके बारे में सोचा और थाना प्रभारी को कॉल किया। एक कोइंसिडेंस था कि अभी थाना प्रभारी ओल्ड रेस्टोरेंट बार के बाहर ही मौजूद थे। पिछले दिनों होने वाले किडनैपिंग केस की वजह से चुरू थाना के अफसर ओल्ड रेस्टोरेंट बार के जनरल मैनेजर राघव के बारे में चुपके से पूछताछ कर रहे हैं। जब से काले धंधों के खिलाफ सरकार ने आवाज उठाई थी, तब से बहुत सारी कंपनी और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डूब चुके हैं। बस एक सिंघानिया ग्रुप ही है जो बचा हुआ है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर इनका काम लीगल है। पूरे जिले में पुलिस इधर उधर फैल चुकी थी और चुपके से सिंघानिया ग्रुप के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। और इस मामले में हरीश सिंघानिया का कजन राघव एक वांटेड चेहरा बन चुका था। थाना प्रभारी अभी कार में बैठकर सिगरेट ही फूंक रहे थे कि तभी उनका फोन बजा। फोन निकालकर देखा तो राहुल का कॉल था। उन्होंने जल्दी से फोन उठाया और कहा, हेलो मिस्टर राहुल। राहुल ने जल्दी से कहा, टीआई साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज मैं अपने साथ बच्चों को लेकर। राहुल ने थाना प्रभारी को वो सब कुछ बताया जो आज प्लेग्राउंड में हुआ था। थाना प्रभारी को जैसे जैसे बातें मालूम पड़ रही थी, उसकी आंखें और बड़ी होती जा रही थीं। फिर अचानक से उसने कहा, अगर राघव अपने आदमियों को भेजकर अपने छोटे भाई रॉकी को बचाने की कोशिश करेगा तो हम उसका पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इस वजह से हमें हरीश सिंघानिया के खिलाफ उसके क्रिमिनल होने का सबूत भी मिल जाएगा। मिस्टर राहुल, आप सच में हमारे लिए बहुत लकी हैं। आज आपने चुरू पुलिस की इज्जत बचा ली। टीआई साहब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि इतने सालों से उन्हें पता था कि हरीश सिंघानिया ग्रुप के नाम पर इलीगल काम करवा रहा है। फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। सिंघानिया ग्रुप उनके नाक के नीचे से सारे इलीगल काम करवाता था और अब जाकर इन्हें उनके खिलाफ सबूत मिला है। अगर इस सबूत का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वो सिंघानिया ग्रुप को बर्बाद कर सकते हैं। और अगर ये सबूत टीआई साहब को मिला है तो मतलब उनका करियर अब ब्राइट होने वाला है। थाना प्रभारी ने राहुल को कहा, मिस्टर राहुल, ये मामला बहुत सीरियस है। मुझे जल्द से जल्द अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना होगा। इसीलिए मैं बस आपको थोड़ा सा परेशान करना चाहूंगा कि क्या आप थोड़ी देर और प्लेग्राउंड में रुक सकते हैं जब तक हम राघव को पकड़ नहीं लेते। आप चिंता ना करें, हमारी टीम चुपके से राघव का पता कर रही है। वो आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, राहुल ने जवाब दिया। अब शिकार को पकड़ने के लिए जाल फैला दिया गया था। अब इंतजार इतना था कि राघव अपने भाई रॉकी को बचाने आए और खुद उस जाल में फंस जाए। फोन रखने के बाद राहुल ने नीचे गिरे दोनों लड़कों को देखा और कहा, तुम दोनों चुपचाप यहीं रहो। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ठीक है सर, हम यहाँ से नहीं भागेंगे। वो सब बहुत डरे हुए थे, इसीलिए उन लोगों ने राहुल की बात मान ली, क्योंकि राहुल को ना कहने की अब उनके पास हिम्मत नहीं बची थी। क्या पुलिस राघव तक पहुंच पाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि राघव पुलिस को चकमा देकर भाग जाए। इस कहानी में क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल सोना और छोटी के पास कैरियोके के अंदर गया। दोनों बच्चियों की आंखें खुशी से चमक उठी थीं। आपके रहते हुए हमें किसी बात का डर नहीं, सोना ने कहा। राहुल ने दोनों बच्चियों को प्यार से चूमा और कहा, चलो अब क्या हम लोग अपने गाने को कंटिन्यू करें? हाँ पापा, मैं तो कब से तैयार खड़ी हूँ, सोना बोली। छोटी भी उछलकर ताली बजाने लगी। राहुल ने दोनों बच्चियों को गाना गाने का मौका दिया। तीनों पहले गाना गाने लगे और फिर डांस करने लगे। तीनों बहुत अच्छा टाइम बिताने लगे थे। क्लास से वो तीनों सबको दिख रहे थे। राहुल बहुत अच्छा गाना गा रहा था। उन तीनों की मस्ती और गाने को देखकर वहां ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। वहां वो लोग भी थे जिन्होंने राहुल के गाने के वीडियो भी रिकॉर्ड किए और जो मार पिटाई हुई उसे भी रिकॉर्ड किया। लोगों ने सारे वीडियो रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पोस्ट कर दिए थे, चाहे वो राहुल की मारपीट के हों या सोना और छोटी के डांस के। लोगों ने इसे पोस्ट किया तो ऑनलाइन सभी यूजर्स का अट्रैक्शन इस बात पर आ गया। ये सब कुछ एक बड़े ब्लॉगर की वजह से हुआ था जिसके 2 लाख फैंस हैं। उसी ने इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट किया, जिसकी वजह से ये वीडियो आग की तरह फैल गई। वीडियो अपलोड होते ही कमेंट्स की बौछार होने लगी और लोग इसे शेयर करने लगे। वीडियो में सोना और एक छोटी बच्ची के साथ राहुल को सेल्फ सर्विस कैरियोके मशीन में गाते नाचते देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये राहुल ही है।
ज्यादातर लोग राहुल के हक में ही कमेंट्स कर रहे थे, पर कुछ लोग जो राहुल को पसंद नहीं करते हैं वो उसके खिलाफ भी लिख रहे थे। दूसरी वीडियो में फाइटिंग की पूरी प्रोसेस रिकॉर्ड की हुई थी, जिसे देखकर लोग राहुल को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि इसमें भी जो लोग राहुल को नापसंद करते हैं वो गलत बातें कर रहे थे। हालांकि भारत की जनता इमोशनल है और न्याय के लिए वो अपने चहेते सितारे का साथ देना चाहती है। मिली घर पर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, तभी उसके फोन पर अचानक से मैसेज टोन बजने लगी। वैसे आमतौर पर मिली फोन को साइलेंट रखकर ही स्क्रिप्ट पर काम करती है। मिली ने पहले मैसेज को इग्नोर किया, पर जब वो बार बार बजती रही तो उसने जाकर फोन चेक किया। ये मैसेज रितु के थे। मिली, क्या सोना और राहुल घर पर नहीं है? क्या तुम घर पर हो? मुझे तुम्हें बताना है कि तुम्हारा राहुल एक बार फिर से प्रॉब्लम में पड़ गया है। ऑनलाइन खबर चल रही है कि उसने बाहर किसी आदमी को पीटा है और ये बहुत हॉट टॉपिक बन गया है। मैंने तुम्हें लिंक भेजा है, तुम उस पर जाओ और देखो। मिली रितु के मैसेज लगातार पढ़ती जा रही थी। बहुत सारे मैसेज थे। मिली का दिमाग घूम गया कि अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई है, और उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं, क्योंकि उसे राहुल और सोना की टेंशन होने लगी। रितु के भेजे हुए लिंक पर मिली ने क्लिक किया। पोस्ट उसके सामने आ गई। वो उसे गौर से पढ़ने लगी। सुरों के सुरताज एक बार फिर से फंसे। नीचे 2 वीडियो अटैच थे, एक में सिंगिंग और दूसरे में फाइटिंग लिखा हुआ था। मिली ने वीडियो में अपने पति और बच्ची को देखा। वो इस बात से बहुत हैरान थी कि ये तो अभी घर से निकले ही थे और प्रॉब्लम में फंस गए। सब कुछ देखने के बाद मिली ने खुद को संभाला और राहुल को कॉल करने का सोचा। उसी वक्त उसका फोन बज उठा और ये राहुल का वीडियो कॉल था। मिली, हम लोग भारी खाना खाएंगे, हमें देर हो जाएगी। राहुल ने मिली की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा। मिली ने गुस्से में कहा, तुम अभी तक वहां पर क्या कर रहे हो जहां तुमने किसी आदमी को मारा है? मैंने और छोटी ने आज पापा को बचा लिया। स्क्रीन पर सोना और छोटी हंसते हुए कहते हैं। राहुल हैरान था और उसने मिली से पूछा, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि राहुल 1 घंटे से छोटी बच्चियों के साथ गाना गाने में मग्न था, तो उसने इंटरनेट पर फैली खबर के बारे में पता ही नहीं किया। क्या बात है, इंटरनेट पर कोई वीडियो चल रहा है क्या? राहुल ने पूछा। मिली ने राहुल को डांटते हुए कहा, तुम्हारे साथ 2 छोटी बच्चियां थीं और तुम दूसरे लोगों से लड़ रहे थे। तुम्हें डर नहीं लगता? वो हमारी बच्चियों को चोट पहुंचा सकते थे। मेरी बच्चियां बहादुर हैं, वो सबके छक्के छुड़ा सकती हैं और मैं इन्हें और तैयार कर रहा हूँ इनके फ्यूचर के लिए। अच्छा चलो बाद में बात करेंगे, हम खाना खाने जा रहे हैं। राहुल ने कहा। मुझे समझ नहीं आता कि कुल्हाड़ी तुम्हारे पैर पर गिरती है या तुम कुल्हाड़ी पर ज्यादा गिरते हो। पहले खाना खा लो, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि तुम कहीं फंस ना जाओ, मिली ने कहा। राहुल ने दोनों बच्चियों को उठाया और कहा, हाँ तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही पुलिस को खबर कर दी है। अब हम चलते हैं। ठीक है, तुम लोग ध्यान से जाना और जल्द से जल्द घर वापस लौटना, मिली ने कहा और राहुल ने फोन रख दिया। पूरे इंटरनेट पर जो खलबली मच रही थी वो पलाश की नजरों से कैसे छुप सकती थी। पलाश भी ये खबर देख चुका था। उसने राहुल को मैसेज किया, राहुल कहाँ हो? मैंने तुम्हारा वीडियो इंटरनेट पर देख लिया है, क्या ये सच में तुम हो? पलाश का मैसेज देखकर राहुल ने उसे रिप्लाई किया, सही समझे, वो मैं ही हूं। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? राहुल ने कहा। पलाश ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तुम्हें पहचान तो पा रहा हूं, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम फिर से एक नई मुसीबत में फंस गए हो। मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसा हूं, मैं तो खाना खाने जा रहा हूं, राहुल ने कहा। अच्छा जी, मुझे तो लगा आज तुम्हें मुझे पुलिस से छुड़वाने के लिए लॉयर लेकर आना होगा, पलाश ने मजे लेते हुए कहा। तुम क्यों मुझे बार बार पुलिस में देना चाहते हो? मैं बच्चियों के साथ खेलता हुआ अच्छा नहीं लग रहा क्या? राहुल बोला। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें इससे भी ज्यादा सीरियस बात बतानी है, पलाश ने कहा। राहुल ने हैरान होकर पूछा, अब क्या हो गया है? तुमने अमन वर्मा से पंगा क्यों लिया? राहुल एक पल के लिए हैरान हो गया था। राहुल को तो पता भी नहीं था कि अमन वर्मा कौन है। राहुल ने कहा, मैं किसी अमन वर्मा को नहीं जानता, पलाश ने जवाब दिया। ऑरेंज मीडिया के मैनेजर को तो तुम जानते हो ना, ये उसी का भाई है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये उस अशोक वर्मा का भाई है? करण वर्मा का नाम या उसके परिवार का नाम आते ही राहुल का दिमाग खराब हो जाता है। कुछ दिनों पहले मेरे पास अशोक वर्मा का कॉल आया था और वो कह रहे थे कि मैं उनके बेटे करण को छोड़ दूं, और उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी और साथ ही साथ मुझे मुआवजे के लिए 10 लाख रुपया देने को भी कहा, राहुल ने बताया। पलाश ने राहुल से पूछा, तुम मान गए? नहीं तो मैंने सीधे मना कर दिया। मैं ये कैसे कर सकता था? राहुल ने हंसते हुए कहा। ओ, तो अब समझा कि अमन वर्मा ने तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि तुमने उसके भतीजे को बचाने से मना कर दिया, पलाश ने सोचते हुए कहा। क्या उसने मेरे बारे में पोस्ट किया है? क्या लिखा है उसने? राहुल ने पूछा।
तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? जाओ और अमन वर्मा की पोस्ट देखो। ये कहकर पलाश चुप हो गया। राहुल ने फोन रखा, तभी सोना बोली, पापा बहुत गाना गा लिया, अब हमें बहुत भूख लगी है। राहुल जैसे ही अपना फोन उठाने वाला था और अमन वर्मा की पोस्ट चेक करने वाला था, सोना ने उसके कपड़े खींचने शुरू कर दिए। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में गुड़गुड़ की आवाज हो रही है, सोना बोली। उसको देखकर छोटी भी जिद करने लगी। मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। राहुल ने कहा, हाँ ठीक है, हम चलते हैं, या अगर ज्यादा भूख लगी है तो हम पास वाले कैफे में ही कुछ खा लेते हैं। राहुल उन दोनों बच्चियों को बाहर ले गया और पास के ही कैफे में जाकर बैठ गया। पहले बताओ क्या खाना है? राहुल ने पूछा। मैं तो आज ढेर सारी चाउमीन खाऊंगी, सोना ने कहा। मैं पिज्जा खाऊंगी, छोटी ने कहा। ये कहकर राहुल ऑर्डर देने जाता है। तुम दोनों यहाँ से हिलना मत, वरना तो जानती हो क्या होता है। वहां बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। तभी राहुल ने देखा कि कुछ लोग कैफे की तरफ चले आ रहे हैं। उन सब ने एक जैसी जैकेट पहनी हुई है। उनमें से एक आदमी बहुत लंबा और टकला था। उसका लीडर जो सबसे आगे था, वो बहुत पतले शरीर वाला और हरे रंग के बालों वाला था। ये लोग कौन है? राहुल का ऑर्डर टेबल पर आ गया। राहुल देखता है कि सोना और छोटी बहुत खुश होते हुए खाना खा रही हैं। राहुल ने एक वेटर को बुलाया और उन बच्चियों के पास उनका ध्यान रखने के लिए खड़ा किया और उन लोगों के ग्रुप से मिलने के लिए खुद गया। उनके ग्रुप की शक्ल को देखकर राहुल को दिख गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और ये बच्चियों के लिए खतरे वाली बात हो सकती है। इसीलिए राहुल खुद ही बच्चियों को अंदर छोड़कर बाहर जाने लगा। उसका लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। सब आपस में पूछ रहे थे, आसपास के लोगों से पूछ रहे थे कि वो कहाँ हैं। गंजा आदमी बहुत गुस्से में दिख रहा था और उसने जोर से पूछा, कहाँ है? एक आदमी ने कॉफी शॉप की तरफ इशारा किया और कहा कि वो आदमी कॉफी शॉप में है। कोइंसिडेंटली राहुल कैफे के गेट पर ही खड़ा था और उन्हें देख रहा था। गंजे आदमी का नाम राघव था। वो बहुत गुस्से वाला दिख रहा था। उसने राहुल को घूरा और कहा, तुमने मेरे भाई को जानवर कहा? राहुल ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने उसे जानवर नहीं कहा, मैंने उसे कहा कि तुमसे अच्छे तो जानवर हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को 10 थप्पड़ लगाने चाहिए और 5 लाख रुपया हमें मेडिकल का खर्चा देना चाहिए, तब शायद हिसाब बराबर होगा। क्या कहते हो? टकले आदमी ने कहा। राहुल ने कहा, मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा आइडिया है। तुम हो कौन और मैं तुम्हें 5 लाख रुपए क्यों दूं? उल्टा तुम्हें मुझे 10 लाख रुपए देने चाहिए, क्योंकि अटैक उन्होंने मुझ पर किया था। मैं तो साला डिफेंस में उसे मार रहा था और जब पुलिस आई तो उन्होंने सच का साथ दिया। राघव जोर से हंसने लगा। इतने सालों में किसी ने मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की है। मुझे लगता है कि तुम्हें सिखाने की जरूरत है कि बात कैसे की जाती है। ये कहकर राघव ने झगड़ा शुरू कर दिया। उनकी टीम से 2 लड़के आगे आए और राहुल पर हमला करने चले गए। लगभग 100 मीटर की दूरी पर 2 जवान पुलिसमैन खड़े थे, जो कि क्रिमिनल पुलिस टीम के नौजवान थे, पर वो इस सीन को देखकर चिंतित थे, पर वो कुछ कर नहीं रहे थे। तभी उन्होंने हैंडसेट लगाया और कॉल किया, सर आप कब आ रहे हैं? राघव ऑलरेडी झगड़ा शुरू कर चुका है, थाना प्रभारी ने कहा। हम अभी 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, हम तो पास में ही हैं। हाँ सर, आप जल्दी आइए, मुझे लग रहा है कि झगड़ा बड़ा होने वाला है। राहुल भी यहीं है। राघव, जो कि गंजा आदमी है, वो बहुत ही गुस्से में राहुल पर अटैक करने के लिए कहता है। उसके 2 छोटे भाई, वो भी काफी मजबूत शरीर के हैं, वो राहुल पर हमला करने जाते हैं। एक राहुल का हाथ पकड़ता है और दूसरा उसके सीने पर लात मारता है। राहुल को बहुत बुरा झटका लगता है। बहुत सारे गुंडे उसे घेर लेते हैं। राहुल को राघव मुक्का मारता है। उसके दोनों भाई राहुल को कसकर पकड़ते हैं और पेट में घूंसा मारते हैं। राहुल बहुत ज्यादा फंसा हुआ होता है, वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर राहुल ने कलरी का इस्तेमाल करते हुए जोर से उन्हें झटके से दूर फेंक दिया। राघव और उसके भाई बहुत ताकत वाले थे, पर राहुल की कलरी के सामने वो भी ढीले पड़ गए थे। राहुल के एक बार से ही राघव जमीन पर गिर गया और राहुल पूरे घेरे में ही हवा में उड़कर लोगों को मारने लगा। जमीन पर गिरते ही राघव को राहुल की स्ट्रेंथ का पता चल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राहुल उसे इतनी जोर से कैसे मार सकता है। राहुल की कलरी की टेक्निक से सभी हवा में उड़ते नजर आ रहे थे। राहुल ने मारना शुरू कर दिया। राघव जमीन से उठता है और कहता है, ये कैसी कला है? मैंने कभी एक लात पड़ते ही किसी को जमीन में गिरते हुए नहीं देखा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बार के जो गार्ड्स थे वो भी राघव के साथ में थे, क्योंकि वो बहुत ताकतवर दिख रहे थे। उन्होंने राहुल को पकड़कर मारना शुरू किया। उनमें से एक के हाथ में चाकू भी था। राघव ने उन सभी को राहुल को पकड़कर रखने को कहा और उसने अपनी जैकेट में से एक स्टील की रॉड निकाली और उसे राहुल की तरफ घुमाने लगा। सभी ने अपनी जैकेट में से कोई ना कोई हथियार निकाल लिया। ये सीन काफी डरावना था।
कैफे के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, पर किसी ने इस झगड़े के बीच में आने की कोशिश नहीं की। राहुल को सब लोगों ने कसकर पकड़ लिया और हथियार मारने ही वाला था कि तभी एक बहुत जबरदस्त सायरन की आवाज सुनाई थी। सभी एकदम से फ्रीज हो गए। सबने अपने हथियार नीचे रख दिए। ये तो पुलिस का सायरन है ब्रदर, अब क्या करें? रॉकी ने कहा। राघव और रॉकी का चेहरा उतर गया था। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जो फाइट बढ़ती ही जा रही थी, पुलिस के सायरन से सब एकदम चुप हो गए। ये पुलिस को खबर किसने की है? कोई हमें छुप कर देख रहा है। इनमें से किसकी हिम्मत हुई पुलिस को बुलाने की? राघव ने गुस्से में कहा। रॉकी ने कहा, हमें भी यहां से निकलना चाहिए, हम पुलिस से पकड़े नहीं जा सकते हैं। क्या राहुल इन गुंडों से बच पाएगा? क्या पुलिस राहुल को पकड़ लेगी? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्योंकि गुस्से से भरे राघव ने आगे बढ़ते हुए लोगों का ग्रुप लीड किया था, इसीलिए कम से कम 30 मीटर की रेडियस का वैक्यूम जोन कैफे के बाहर बन गया था। राघव और बाकी लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया। रुक जाओ पुलिस, आगे मत बढ़ो। जब उन्होंने राघव और दूसरे लोगों को भागते हुए देखा तो कुछ पुलिस वाले जो पास पहुंच चुके थे, उन्होंने अपनी बंदूकें बाहर निकाल ली थी। अभी भी 10 मीटर की दूरी थी, पर फिर पुलिस वालों ने राघव की तरफ बंदूक का निशाना तान दिया था। इन्होंने बंदूक केवल दिखा के डराने के लिए नहीं तानी है, ये सच में गोली चला सकते हैं। जब इन लोगों ने पुलिस की ये बात सुनी तो ये डर के मारे जहां थे वहीं रुक गए। उनकी वहां से हिलने की हिम्मत नहीं हुई। राघव का चेहरा काफी डरा हुआ था। दोनों पुलिस वाले उसके सामने इतनी जल्दी आए कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। वो जरूर उसे काफी समय से फॉलो कर रहे थे। इस समय देखा जाए तो उसने अपने लिए गड्ढा बहुत पहले ही खोद लिया था। बंदूक भी उसी के ऊपर तनी हुई थी। अपने हाथ ऊपर करो। सड़क के दोनों तरफ पहले तो हलचल मची हुई थी, पर कुछ 20 मिनट में ही 20 पुलिस वालों ने अलग अलग जगह से निकलकर राघव को घेर लिया था और सबकी बंदूकें उसकी ही तरफ तनी हुई थीं। जो इस पूरे मिशन को लीड कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि थाना प्रभारी पुलिस सिक्योरिटी ब्यूरो चुरू डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन के क्रिमिनल पुलिस ब्रिगेड थे। आसपास की भीड़ एकदम से डर गई थी। वहां इकट्ठे हुए कई सारे लोगों के लिए वो पहली बार था जब उन्होंने इतने सारे पुलिस वालों को एक साथ देखा था। ये बहुत ही बड़ा क्षण था और कई लोगों के लिए इसे रिकॉर्ड करना बहुत ही जरूरी हो गया था। लोग काफी उत्सुक थे। जब से राघव यहाँ अपने आदमियों के साथ एक बॉस की तरह पहुंचा था, तभी से एक आदमी ने चुपके से सब कुछ अपने फोन पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे ये देखकर और लोगों ने भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। राघव, बस अब बहुत हुआ, अब तुम सरेंडर कर दो। थाना प्रभारी वहां सबसे पहले राहुल से नजर मिलाते हैं और फिर राघव को सरेंडर करने का बोलते हुए आगे उसकी ओर बढ़ते चले जाते हैं। अब क्योंकि राघव चारों ओर से घिर गया था तो उसने भागना बंद कर दिया था, बल्कि उसने अपने कपड़े सही किए और थाना प्रभारी को देखकर बोला, लेकिन आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? जिस पर थाना प्रभारी ने बोला, हमें कॉल मिली थी कि किसी ने पार्क में लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली है लड़ाई के लिए। फिर वो धीमी आवाज में बोलता है, मुझे नहीं पता था कि वो तुम होने वाले थे राघव, पर और होता भी कौन? राघव ने गुस्से में कहा, मतलब क्या है आपका? पार्क एक पब्लिक प्लेस है, मेरा लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। हम वहां खेलने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते हैं क्या? मुझे मतलब नहीं है, तुम सच बोलो या ना बोलो। इन सबको हथकड़ी लगाओ और थाने लेकर चलो। जी हाँ कैप्टन। वहां मौजूद सभी पुलिस वालों ने अपने पास से हथकड़ियां निकाली और वहां मौजूद सभी गुनहगारों को हथकड़ी लगानी शुरू कर दी। मैंने एविडेंस के तौर पर इन लोगों के पास से मिले सभी डंडे जब्त कर लिए हैं। एविडेंस वहां छोड़ना सही नहीं था। एक पुलिस वाला थाना प्रभारी के पास आकर कहता है। राघव पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, मुझे छोड़ दो। राघव अभी भी ढीठ हुआ पड़ा था और सच कबूल नहीं कर रहा था। मैं ही हूं एविडेंस। राहुल सामने से चलते हुए आया और राघव की तरफ देखते हुए बोला, टीआई साहब, इसने मुझे मारने के लिए लोगों को बुलाया था और मैं लड़ाई करने के लिए मजबूर था। कॉफी शॉप के सामने कैमरा लगा हुआ है, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। क्या वो सबूत के तौर पर काफी नहीं होगा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई है बोलने की? राघव ने गुस्से में राहुल की तरफ देखते हुए बोला। राहुल मुस्कुराते हुए भीड़ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ और अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हुए एक धीमी सी आवाज में बोला, मुझे किस चीज का डर है? देखो राघव, मैं कौन हूं? राहुल, तुम? राघव ये देखकर काफी चौंक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस उसके आने पर ही क्यों आ गई थी। राघव सब समझना चाह रहा था। फिर उसे समझ आया कि ये सब पुलिस ने पहले से ही योजना बनाई हुई थी। ये उसकी बेवकूफी थी कि वो समझ नहीं पाया कि उसने खुद को ही इस जाल में फंसाया है। राहुल ने गुस्से में बोला, बदतमीज आदमी,
तुमने आज के बाद मेरी सोना या मेरे परिवार पर हमला करने का सोचा भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम पहले हो जो जेल जा रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे वो हरीश सिंघानिया भी आ रहा है तुम्हारा साथ देने के लिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, राघव ने गुस्से में बोला और फिर उसका हाथ बांध करके ले जाया गया। मिस्टर राहुल, थैंक यू। बाकी सबको भी पुलिस पकड़कर ले गई। थाना प्रभारी ने भी अब चैन की सांस ली और राहुल को दिल से धन्यवाद किया, जिस पर राहुल मुस्कुरा कर बोला, अरे टीआई साहब, आपको मुझे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, आप ना होते तो मैं शायद सोना का बदला नहीं ले पाता। फिर वो गंभीर चेहरा बनाकर बोलते हैं, अरे ये तो हमारा कर्तव्य है मिस्टर राहुल, हम जल्द से जल्द राघव के मुंह से सारी सच्चाई निकलवाएंगे और जल्दी से आपको न्याय दिलवाएंगे। थैंक यू सर। राहुल हंसा और थाना प्रभारी से हाथ मिलाया। पापा, आपने तो बहुत अच्छा किया। जैसे ही सोना, छोटी और राहुल वापस कैफे में जाकर बैठे, वैसे ही उसने राहुल को गले लगा लिया। अंकल, क्या मैं और सोना भी ऐसे ताकतवर बन सकते हैं? छोटी ने राहुल से पूछा। राहुल ने दोनों बच्चों का सिर प्यार से छूते हुए बोला, हाँ जरूर, जब तक तुम दोनों सभी की बात सुनोगी और अच्छे से रहोगी। वो लोग तो क्या, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, हम दोनों अच्छी बच्चियां हैं। दोनों बहुत खुश हो गई थीं। दोनों बच्चों को प्यार करने के बाद राहुल ने खाने के लिए कुछ मंगवाया। जितनी देर में खाना आ रहा था, उतनी देर में राहुल ने वीबो खोलकर देखा। राहुल को अब तक याद था जो पलाश ने अमन वर्मा के बारे में उसे बताया था। राहुल ने वीबो खोलकर सीधे अमन वर्मा को सर्च किया। अमन वर्मा काफी पॉपुलर है, उसके लिए वीबो पर बहुत सारी चीजें डली हुई थी। काफी सारे हॉट सर्च, कमेंट्स, आर्टिकल्स अमन वर्मा के लिए डले हुए थे। सर्च ऑप्शन में जो सबसे पहले प्रोफाइल मिली वो अमन वर्मा की ही थी। जैसे ही राहुल ने वो प्रोफाइल खोली तो उस पर हाल ही में हुई एक पोस्ट को राहुल पढ़ने लगा था। मैंने सुना है कि शाइन टीवी ने गोभी जितने दाम पर शर्मा जी के बेटे और बहुएं बेचने का प्लान बनाया है। एक ऐसे डायरेक्टर की सीरीज जिसको ना डायरेक्शन आती है और ना ही अच्छी सिंगिंग कर पाता है। राहुल इतना अच्छा है कि उसने 3 महीने में ही सीरीज पूरी कर ली है, पर मुझे भरोसा है कि दूसरे शोज आराम से शर्मा जी के बेटे और बहुएं को पीछे छोड़ देंगे। कोई भी आसानी से समझ सकता था कि ऑरेंज टीवी का अमन वर्मा खुल्लम खुल्ला राहुल, शाइन टीवी और शर्मा जी के बेटे और बहुएं के बारे में बकवास बोल रहा था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। कभी भी ऑरेंज लाइट मीडिया और न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी ने साफ साफ नहीं बोला था कि वो दुश्मन है, पर अमन वर्मा के ऐसे पोस्ट साफ साफ बता रहे थे कि आखिर सच क्या है। और उस पोस्ट को सबसे पहले लाइक और रिपोस्ट करने वाला अकाउंट भी ऑरेंज लाइट मीडिया का था, जो उस चेक को पूरा कर रहा था। जब से नोहा टीवी को ऑरेंज टीवी ने अपने अंडर लिया, तब से ऑरेंज टीवी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। जब से कई सारी नॉवेल्स टीवी सीरीज में बदली, जैसे कि तुम्हारे बारे में, कामायनी, और जब ये आई तब से ही ऑरेंज टीवी ने कई सारे फैंस कमाए। पर कई सालों से वो 10 मिलियन फैंस 10 मिलियन ही रहे। राहुल ने जब उधर लिखे हुए सारे पोस्ट और कमेंट्स पढ़े जिसमें ऑरेंज लाइट मीडिया के फैंस और राहुल को ना चाहने वाले लोगों ने भर भर के बकवास लिखी हुई थी, तो राहुल खुद को रोक नहीं पाया और उसने उस पोस्ट पर कमेंट किया, घर में बैठकर किसी के भी बारे में बुरा बोलना और उससे लड़ना कितना आसान है। अगर किसी को लड़ना है तो सच में आकर लड़ो, तलवार और बंदूकों से। पर नहीं, तुम लोगों को तो घर के अंदर चुपके ही कूदना है। तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे नाखुश होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। राहुल यहीं नहीं रुका, उसने और लिखा, मैं तो बना ही रहा हूँ सीरीज, किसी को भी इससे तकलीफ क्यों हो रही है? अगर किसी में हिम्मत है तो वो भी लिखना और गाना शुरू कर दे, मैं तो किसी को नहीं रोक रहा। कुछ ही देर में ये कमेंट्स तेजी से शेयर और लाइक होने शुरू हो गए। तुम बहुत बड़े स्टार हो ना राहुल, तुम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से भी पढ़कर आए हो ना, क्या ऐसे बात करना तुमको शोभा देता है? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है? क्या तुम उनसे भी ऐसे ही बात करते हो? कुछ ही देर में अमन वर्मा का कमेंट अपडेट हुआ। उसने राहुल के लिए लिखा, अगर तुम्हें खेल खेलना ही है तो बताओ, मैं अमन वर्मा इस इंडस्ट्री में कई सालों से हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। सबको लगा कि बस कुछ देर का गुस्सा है और ये कमेंट्स हटा दिए जाएंगे। इस वजह से सबने इन कमेंट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए। ये पहली बार था कि ये दोनों इंटरनेट पर एक दूसरे के लिए इतना गंदा बोल रहे थे, बिना किसी फिल्टर के। सब इस लड़ाई के काफी मजे ले रहे थे। मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया है उसका तो तू रहने ही दे। तो पहले ये बता कि तूने अपने घर वालों को क्या सिखाया, जो अभी एक जेल में है, पुलिस की कमान में। अमन क्योंकि राहुल के माँ बाप पर गया, इसीलिए राहुल खुद को और नहीं रोक पाया। तुझको खेलना है ना, तो चल खेलते हैं। शर्मा जी के बेटे और बहुएं और कैसा है ये इश्क, इनके रेटिंग्स के ऊपर शर्त लगाते हैं। जो हारा वो पूरी दुनिया के सामने माफी मांगेगा और चरक फाउंडेशन में 50 मिलियन डोनेट करेगा। मंजूर है ये शर्त तो बता?
चरक फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूथ की पढ़ाई, खेल, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए काम करता है। राहुल के इस कमेंट के बाद सभी जो इस लड़ाई के मजे ले रहे थे वो चौंक गए, क्योंकि बात 50 रुपए या 50,000 की नहीं हो रही थी, बल्कि 50 मिलियन की हो रही थी। आम जनता पूरी जिंदगी भर काम करने के बाद भी 50 मिलियन ना कमा पाए, और राहुल यहाँ शर्त ही 50 मिलियन की लगा रहा है। राहुल का पागलपन राहुल का कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। आम आदमी चाहे जो करे, वो राहुल जितना कॉन्फिडेंस खुद के अंदर कभी नहीं ला सकता। अब सब बेसब्री से अमन के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तुम अपने पैसों को चैरिटी में लगाने के लिए इतने बेताब हो तो रोकने वाला मैं कौन होता हूँ। मुझे तो इस बात की काफी खुशी होगी। मुझे ये शर्त मंजूर है, पर हारने के बाद तुम रोते हुए मत आना। अमन वर्मा राहुल की बात सुनकर काफी गुस्सा हो गया था। उसने राहुल को मुंह तोड़ जवाब देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। अमन के हिसाब से राहुल की सीरीज बस कुछ हाइलाइट्स की वजह से ही पॉपुलर है, पर उसके अंदर देखने लायक कुछ भी नहीं है। दुनिया भर का ड्रामा और बस समय खराब करने वाली बकवास। और जहां तक कैसा ये इश्क की बात की जाए तो वो अच्छी स्टोरी, अच्छा डायरेक्शन और प्रोडक्शन तो ऑरेंज मीडिया द्वारा था ही बेस्ट। उसके हिसाब से इसकी रेटिंग बहुत अच्छी होने वाली थी। शाइन टीवी का क्या, हालांकि उसके भी कई सारे फॉलोअर्स थे, पर वो ऑरेंज मीडिया के फॉलोअर्स से काफी पीछे था। राहुल इस बात पर भी कुछ बोलने ही वाला था कि उतनी देर में न जाने बेमतलब का एक नया पोस्ट आया। कल मैं खाना खाने बैठ ही रहा था कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि मेरी सीरीज कैसा है ये इश्क अभी से कई सारे मुकाम छू रही है। अमन, राहुल, ये गलत बात है। आप लोगों को मुझसे शर्त लगानी चाहिए। मुझे क्यों छोड़ा इस खेल में? ये पोस्ट था गुरमीत सिंह का। ये कोई ऐसा वैसा नाम नहीं था। इंडस्ट्री में सालों से काम करते हुए आता हुआ बहुत बड़ा नाम, जिसने कई सारी मूवीज और सीरीज बनाई थी, साथ ही साथ कई सारे इनाम भी जीते थे। कैसा है ये इश्क ऑरेंज लाइट टीवी की नई सीरीज है जो कि गुरमीत ने डायरेक्ट की है। राहुल की लड़ाई ने गुरमीत को भी आग दे दी। इसको देखकर कई लोग बहुत खुश हो गए थे। कुछ लोगों ने तो गुरमीत की बात को हवा देते हुए लिखा, राहुल तुम गुरमीत से शर्त लगाओ तो ही कुछ बात है। मुझे नहीं लगता कि राहुल इतनी बड़ी बेवकूफी करेगा। दूसरे ने लिखा, 100 मिलियन, राहुल के पास इतने पैसे हैं भी लगाने को। लोग लिखते जा रहे थे, क्यों नहीं होंगे, राहुल के पास 3 जगहों से पैसे आते हैं, उसके पास इतने पैसे तो जरूर होंगे ही। सभी लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी। एकदम से राहुल ने एक पोस्ट डाला, इसका मतलब 50 मिलियन और शर्त हो जाए। राहुल ने थोड़ा सा भी समय नहीं लिया और शर्त मंजूर कर ली। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। क्या राहुल शर्त जीतेगा? क्या राहुल अपनी इज्जत और सीरीज बचा पाएगा? क्या राहुल एक नई ऊंचाई को छूने वाला है? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।